बंगाल का स्टेट का नौकरी करने से आपको 20,000 सैलरी पहले ही कम मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब करने का सबसे ज्यादा बेनिफिट्स क्या है? सैलरी होता है, जो एक हैंडसम सैलरी होता है। सैलरी या सिक्योरिटी के बाद कुछ फैसिलिटीज भी होती है, तो उसका फुल फैमिली जो होता है वो सिक्योर्ड होता है मेडिक्लेम से। घूमने फिरने का पैसा मिलता है। इवन चाइल्ड एजुकेशन के लिए भी उनको ईयरली एक अमाउंट मिलता है 2 बच्चों तक का। कभी सैलरी कमता नहीं है, हमेशा बढ़ते रहता है। सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए कितना भी पढ़ लो कम है। एसएससी लेवल जो होते हैं आपका, वहाँ पर अब 6 आवर्स इनफ है। ग्रुप बी ऑफिसर भी है तो आप एक बेल बजाएंगे आपके लिए चाय आ जाएगा। प्राइवेट में क्या होता है कि आपको अगर बहुत बड़े पद पे भी है तो आपको चाय पीना है तो खुद ही लेके आना होगा। वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनरिहर्स। तो जैसे आपको पता ही होगा कि अनरिहर्स का मतलब है बिना रिहर्स किए इंटरव्यूज या पॉडकास्ट करना। जनरली ये पॉडकास्ट ही है। तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जैसे मैं सारे पॉडकास्ट में रहती हूँ बट आज एक बहुत अलग स्ट्रीम है। मेरा और एज नहीं रहा आई थिंक, और उसके साथ टाइम भी चला गया कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में सोचूं भी। वेल कभी नहीं सोचा, लगा कि इतना ज़्यादा पढ़ाई मैं नहीं कर सकती। बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे कॉलेज गोअर्स हैं जो लोग हेजिटेट करते हैं कि यार बहुत पढ़ना पड़ता है, ऐसा बहुत कुछ है, क्या करूं नहीं करूं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सो उसके लिए मेरे को लगा दैट आई हैव द परफेक्ट गेस्ट जिससे मैं इस बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस ले सकती हूँ। तो आई डोंट थिंक सो कि मेरे को और ज़्यादा बात करना चाहिए और टाइम वेस्ट करना चाहिए, एंड शुड स्ट्रेट अवे कम टू द क्वेश्चंस। सो ये मेरा क्यू कार्ड है जिसका नाम है अनरिहर्स्ड, और बहुत सारे मुश्किलों के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस रेडी किया है। सो मैं अपने क्वेश्चंस में जाती हूँ डायरेक्टली। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये होगा कि गवर्नमेंट जॉब करने का सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स क्या है? देखिए, गवर्नमेंट जॉब जो होता है गवर्नमेंट का, इसमें सबसे पहले तो सैलरी होता है, जो एक हैंडसम सैलरी होता है। इतना ही काम अगर आप प्राइवेट में करेंगे इससे हाफ सैलरी मिलता है या उससे भी कम मिलता है। दूसरी चीज़ है सिक्योरिटी। तीसरी चीज़ है सैलरी या सिक्योरिटी के बाद कुछ फैसिलिटीज़ भी होती है। जैसे कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, सेंट्रल का हो, स्टेट का हो, पीएसयू का हो, तो उसका फुल फैमिली जो होता है वो सिक्योर्ड होता है मेडिक्लेम से। उसके बाद इंश्योरेंस भी उनका रहता है, ग्रुप इंश्योरेंस के तहत उनको प्रोटेक्शन दी जाती है। उसके बाद उनको घूमने फिरने का पैसा मिलता है। इवन चाइल्ड एजुकेशन के लिए भी उनको ईयरली एक अमाउंट मिलता है 2 बच्चों तक का, उसके बाद का नहीं। अच्छा। मैक्सिमम 2 चाइल्ड। अच्छा। तो उनके पढ़ाई लिखाई के लिए भी पैसे मिलते हैं। फिर आपको बैंक से तो लोन मिलता है सैलरी के बेसिस पे, प्लस कभी कभी ऑफिस भी जो होता है ना, उस सेंट्रल में हम लोग को होम लोन देते हैं, ऑफिस देता है, मैंने वो काफ़ी चीप रेट में देता है। जिससे क्या होता है कि एक साधारण सा व्यक्ति भी अपना घर बना सकता है, फ्लैट खरीद सकता है अपने लिए। तो सिर्फ सैलरी नहीं है, ये सारे डायमेंशंस के कारण एक लड़का जो कि कुछ नहीं है उसके पास, अचानक से जिस दिन वो जॉब पाता है उस दिन उसका पूरा लाइफ चेंज हो जाता है। उसका फैमिली सिक्योर्ड हो जाता है, उसका एक हैंडसम सैलरी सिक्योर्ड हो जाता है, उसका लाइफ टाइम उसका जॉब सिक्योर्ड हो जाता है। और ये इसमें ये ऐसा है ना कि कभी सैलरी कमता नहीं है, हमेशा बढ़ते रहता है। और ये 5-10 सालों में कम से कम डबल तो हो ही जाता है जो शुरू करते हैं, क्योंकि पे कमीशन लगता है हर 10 सालों में। ठीक है, उसके अलावा भी साल में 2 बार डीए, 1 बार इंक्रीमेंट, 3 बार सैलरी तो बढ़ेगा। उसके बाद 10 साल में पे कमीशन लगते ही लगभग सैलरी डबल के लगभग हो जाता है। तो इतना सिक्योरिटीज होता है इस कारण से, और इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ है और सैलरी हैंडसम है, तो कौन नहीं चाहेगा गवर्नमेंट जॉब करे। और काम भी उतना हद तक, मैंने कुछ तो फ्रीडम रहता है। छुट्टियाँ बहुत होती है हम लोग की। छुट्टियों में क्या होता है, आपका CL है, EL है, मेडिकल है। मैंने अगर उसके बाद आप देखें तो कई ऑफिस तो सैटरडे संडे दोनों ही छुट्टी है, कहीं कहीं आपको सिर्फ संडे छुट्टी है। तो वो छुट्टियाँ फिर आपका जो गवर्नमेंट हॉलीडेज वो सब मिला के ऑफिस आप देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो काफी कम दिन हम लोग ऑफिस जाना पड़ता है। अच्छा। आपका फैमिली लाइफ भी अच्छा रहता है। आपको जैसे आप कहीं ट्रांसफर हुए, हो सकता है मुंबई में अगर आपकी फ्लैट रेंट लेंगे तो 30-40,000 है, लेकिन अगर वहाँ गवर्नमेंट क्वार्टर आपका जो HRA होता है 10,000 या 12,000, आपका HRA में ही वहाँ फ्लैट मिल जाएगा, गवर्नमेंट का जो क्वार्टर होता है। जो कि प्राइवेट में इस तरह कोई फैसिलिटी नहीं होता है। तो आप कोई भी शहर में सर्वाइव कर सकते हो, जो आपका रेट है उस रेट में HRA में आपको वो लोग घर प्रोवाइड कर देंगे। आपका सारा फैसिलिटी मिल सकता है उसमें, 2 BHK 3 BHK, जो जिस पोस्ट पे होते हैं उस हिसाब से उनका कैटेगरी वाइज मैंने जो भी होता है कॉम्प्लेक्स, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स अलॉट होता है। तो इतना सारा फैसिलिटी, इसलिए हम लोग सब गवर्नमेंट जॉब के लिए इतना ज़्यादा मैंने हम लोग को एक्साइटेड होता है कि एक गवर्नमेंट जॉब मिल गया, लाइफ चेंज हो गया मैंने बिल्कुल। फिर अगर अच्छे पद पे आप जाते हैं तो आपको गाड़ी भी मिलता है ऑफिस से,
आपको ड्राइवर भी मिलता है, आपके एमटीएस भी आपके ऑफिस में आपको नियुक्त करेंगे, जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने जो प्राइवेट में क्या होता है कि आपको अगर बहुत बड़े पद पे भी है तो आपको चाय पीना है तो खुद ही लेके आना होगा, लेकिन यहाँ पर अगर छोटा भी अच्छा पद पे आप है, मैंने ग्रुप बी ऑफिसर भी है, तो आप एक बेल बजाएंगे आपके लिए चाय आ जाएगा, आप ऑर्डर करेंगे चाय मिल जाएगा। तो ये फैसिलिटीज और ये जो रुतबा होता है ना, ये गवर्नमेंट जॉब का मेन रीजन है। कितना बड़ा भी बिजनेसमैन है आपके पास, अगर आप एक ओसी हो थाना के, जो कि गवर्नमेंट जॉब ही है, वहाँ आपको सर बोल के ही बात करेंगे। प्लस क्या इस इलाके में क्या होगा, कोई फंक्शन होगा, कोई सेलिब्रिटी आएगा, तो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वही बात करेगा। आप कोई भी बिजनेसमैन बड़े हो सकते हैं, या प्राइवेट जॉब में आप बहुत बड़ा एमडी वगैरह कुछ भी है, कोई कंपनी के कुछ भी है, लेकिन आपको वो एसेस नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ पर उनका सब कुछ एसेस रहेगा। तो सिर्फ पैसा ही नहीं होता, बल्कि ये पावर, पोजीशन, ये सब भी मायने रखता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, जो मैंने आदमी को ना इंस्पायर करता है कि हमको इस पोस्ट पे जाना है, ये ऐसा कुछ करना है, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनना है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं, बहुत सारा ऐसा जॉब है जहाँ पर आपको लगेगा कि आपका सिग्नेचर का इतना वैल्यू है जितना मैंने एक भगवान की तरह आप फेस आते हो। सपोज कोई इरिगेशन डिपार्टमेंट है, कुछ इस तरह का बड़ा डिपार्टमेंट है, वहाँ इंजीनियर्स का ही एक सिग्नेचर का ही बहुत वैल्यू होता है। अगर वो साइन कर दिए तो प्रोजेक्ट फाइनल हो गया। लेकिन ये आप बहुत सारा प्राइवेट जॉब में बहुत कुछ करोगे, लेकिन आपका डायरेक्ट पीपुल के लिए कुछ नहीं कर सकते, लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते। मेट्रो रेल का कोई काम होगा तो गवर्नमेंट ही करेगा, वो आप खुद नहीं कर सकते। तो प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब में बहुत डिफरेंस है। इसीलिए सिर्फ पैसा का ही बात नहीं है और सिक्योरिटी का ही बात नहीं है, मैंने आपका पद का एक बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि आप कहीं का हेड हो, तो मतलब क्या आपके अंदर बहुत कुछ कंट्रोल है। आप चाहो तो देश बदल सकते हो, आप चाहो तो देश को बर्बाद कर सकते हो। तो हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस हिसाब से तो हम लोग जो दिया जाता पावर, उसका लिमिटेशन भी होता है गवर्नमेंट में। तो इसलिए हम लोग सिर्फ पॉजिटिव ही कर सकते हैं, नेगेटिव करने से हम लोग के ऊपर भी लोग होते हैं सब में। इसलिए हम लोग के पास देश बदलने का क्षमता होता है। इसीलिए सब लोग बोलते हैं नहीं गवर्नमेंट जॉब करेंगे, कोई डिफेंस में जाना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है। और प्राइवेट जॉब खराब नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिवली हम लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब कर लो बेटा, सब कुछ सिक्योर हो जाएगा। सभी मतलब जनरली हर फैमिली का ये मतलब चाहते हैं कि उनके मोटो होता है कि घर में एक गवर्नमेंट जॉब वाला होना चाहिए। हाँ। सो इसमें कितने सेक्टर्स होते हैं? लाइक देखिए इसमें तो गवर्नमेंट जॉब में हम लोग जनरली सेंट्रल जॉब होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, फिर कुछ पीएसयूज होते हैं। बहुत लोग सोचते हैं बैंक का जॉब जो होता है वो गवर्नमेंट जॉब है, पर बैंक जो है ना पीएसयू है, सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। उसी तरह से बहुत सारे जो डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, इसके बाद एनटीपीसी वगैरह, इस तरह के पीएसयू जिसमें गवर्नमेंट के स्टेक 51% से ज्यादा होता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू गवर्नमेंट जॉब, बट नॉट एक्चुअली द गवर्नमेंट जॉब। फैसिलिटीज मोर और लेस गवर्नमेंट जॉब ही है, उसी की तरह है, लेकिन उसको हम लोग एग्जैक्टली गवर्नमेंट जॉब नहीं करते। इवन बहुत सारे लोग सोचते हैं ये गवर्नमेंट स्कूल में नौकरी करता है, पर नहीं, वो गवर्नमेंट एडेड है स्कूल, गवर्नमेंट उसको स्पॉन्सर कर रहा है, वहाँ के सैलरी को दे रहा है, लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब नहीं है। इसलिए बहुत सारे टीचर इलेक्शन लड़ सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट में जो आप जॉब पे रहोगे सेंट्रल स्टेट किस में, तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अच्छा। आपको अपने पद को त्याग करना होगा तब इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा। लेकिन टीचर देखिए पंचायत का इलेक्शन लड़ रहा, सब लड़ रहा है, क्योंकि टीचर का जॉब है गवर्नमेंट का कहने को, लेकिन वो गवर्नमेंट एडेड स्कूल है। अच्छा। तो वहां पर क्या होता है, उस तरह के जैसे म्युनिसिपल का जॉब जो होता है, कॉर्पोरेशन का जॉब है, दीज आर ऑल गवर्नमेंट एडेड सेक्टर, नॉट एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन आप इरिगेशन डिपार्टमेंट वो स्टेट गवर्नमेंट है, आप विकास भवन जाएंगे वहां पर बहुत सारे डिपार्टमेंट है, वो सब स्टेट गवर्नमेंट है। लेकिन जहां पर पब्लिक फैसिलिटीज की बात आती है वो सब गवर्नमेंट एडेड है। तो ये हो गया पीएसयू, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बहुत सारा जैसे डिपार्टमेंट होता है, कुछ एसएससी परीक्षाएं लेती हैं, कुछ यूपीएससी लेती है। यूपीएससी का जो एग्जाम होता है सबसे हाईएस्ट लेवल का होता है, एसएससी में उसके नीचे। उसके बाद हम लोग स्टेट में भी एसएससी चलता है, फिर स्टेट का सिविल को डब्ल्यूबीसीएस हम लोग कहते हैं बंगाल में। वहाँ पर क्या आपका एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड सारा जॉब के लिए आपका जो वैकेंसी निकलता है आप भर सकते हो आपके अपने हिसाब से। कोई अगर एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहता है, कोई अगर कुछ और में जाना चाहता है, तो वहाँ पर है बहुत सारा वैकेंसी। डिपार्टमेंट तो बहुत है, हम लोग का सेंट्रल में भी बहुत है, स्टेट में भी बहुत है। लेकिन बहुत जगह क्या होता है कंबाइंडली एग्जाम लिया जाता है। कंबाइंडली मैंने एसएससी का एग्जाम बोलता है, उसके बाद या आपने अप्लाई किया, अब आपका रैंकिंग अच्छा आया तो आपको जिसको सिलेक्ट किया आपने, जिसको प्रायोरिटी दिया वो एग्जाम मिल जाएगा, वो आपको पोस्ट मिल जाएगा। उसी तरह से सेंट्रल में भी सेम, जैसे स्टेट में बोल रहे हैं ऐसा ही होता है। तो बहुत सारा डिपार्टमेंट है, बैंकिंग वगैरह भी अच्छा डिपार्टमेंट है, वहाँ फैसिलिटी थोड़ी कुछ जगह ज़्यादा है, लेकिन उसका वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग बैंकिंग से भागते हैं, कोशिश करते हैं डायरेक्ट सेंट्रल में रहे, जहाँ पर डीए वगैरह अच्छा। हम लोग का जैसे स्टेट में नौकरी नहीं करने का रीज़न है, बंगाल का स्टेट का नौकरी करने से आपको 20,000 सैलरी पहले ही कम मिलेगा। कम मिलेगा। अच्छा। क्योंकि बंगाल पे कमीशन में भी पीछे है सेंट्रल से, 2 पे कमीशन पीछे है पहला, तो ऊपर से इनका डीए भी बहुत ड्यू रहता है।
जबकि दूसरे स्टेट में जब सेंट्रल डीए अलाउंस, डीए जो होता है डीएनएस अलाउंस, मैंने महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं, वो जैसे ही सेंट्रल अनाउंस करता है वो 1-2 महीने में लागू करके दे देता है। दूसरे सारे स्टेट दे देते हैं बंगाल को छोड़ के। इसलिए बंगाल में अगर आप स्टेट गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं तो आपका अगर सैलरी 50,000 है, मतलब आप 20,000 और ज्यादा अर्न करते। लेकिन ये गवर्नमेंट की गलतियों के कारण इसलिए 20,000 आपको कम मिल रहा है, क्योंकि आपको डीए नहीं मिल रहा, आपको पे कमीशन पीछे चल रहा है। इसलिए लोग बंगाल में ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट अवॉइड करके सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं। अच्छा। दूसरे स्टेट में ये सिनेरियो नहीं है। दूसरे स्टेट में बिल्कुल सेंट्रल के साथ डीए चल रहा है, पे कमीशन चल रहा है। यहाँ का टीचर का सैलरी 30,000 है, वहाँ 50,000 है। सेम पोस्ट है, सेम सब कुछ है, लेकिन हम लोग का यहाँ पर गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है, हमारे पास फंड नहीं है, इसलिए नहीं वो लागू करते हैं। ये मैटर है हम लोग का। ओके, सो मेरा थर्ड क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द थिंग्स वी नीड टू डू टू अचीव गवर्नमेंट जॉब? देखिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप किस तरह का जॉब लेना चाहते हैं, कोई वो डिपेंड करता है। पहले अगर कोई सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो आपको सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए कितना भी पढ़ लो कम है। अच्छा। आपको 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा पढ़ना है, 8 घंटा मिनिमम तो बोलते हैं हम लोग। लेकिन जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा आपका नॉलेज गेन होगा, और आप जल्दी से ज्यादा 4 अटेम्प्ट देते हैं वहां पर नॉर्मल जो जनरल कैटेगरी में, तो वहाँ 4 अटेम्प्ट आपको यूज नहीं करना, 2-3 अटेम्प्ट में आप निकल जाएंगे। लेकिन उसके नीचे जो एग्जाम्स होते हैं वो इतना टफ नहीं होता है। SSC लेवल जो होते हैं आपका, वहां पर आप 6 आवर्स इनफ है। 6 आवर्स अगर किसी ने पढ़ाई किया इनफ है, मोर देन इनफ है, बट सही तरीका से। उसके बाद जो नीचे आते हैं पुलिस वगैरह की जो परीक्षाएं आती है, उसमें क्या होता है, 2 पार्ट आ जाता है, एक फिजिकल पार्ट आ जाता है, एक रिटन पार्ट आ जाता है। वहाँ क्या, अगर आप कोई रिटन में कमजोर है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स उतनी लाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ फिजिकल भी है। अगर आप 2 घंटे फिजिकल करते, 4 घंटे पढ़ाई करते, तो भी आपका जॉब हो जाएगा। तो ये हम लोग का ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब में आपको सब कुछ पढ़ना है, एवरीथिंग अंडर द सन आपको याद करना है या फिर पढ़ना है, ऐसा नहीं है। एक सर्टेन सिलेबस है, वो सिलेबस आपको ठीक टाइमली मैंने खत्म करना है, उसके बाद आपको रिवीजन करना है, और सही तरीके से पढ़ने से 1 से 1.5 साल के अंदर आपका एक जॉब से सिक्योर्ड हो जाएगा। वो यूपीएससी ना हो, लेकिन नीचे उसके सारे हो जाएंगे। कोई भी एक ग्रुप बी ऑफिसर बन जाएंगे आप, या एक पुलिस अधिकारी, या फिर पुलिस कांस्टेबल, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। नॉर्मल जॉब पाना बहुत ईजी है, मैंने अगर स्टूडेंट्स ठीक से उसका स्ट्रेटेजी बनाए, क्योंकि बहुत लोग ऐसा है, पढ़ना है, क्या पढ़ना नहीं पता। वो लोग सोचते हैं कि मुझे पुलिस का तैयारी करना है, पर वो कभी दौड़ने नहीं जाएंगे माठ में। अच्छा। तो आप तो कितना भी रिटर्न कर लो, आप फेल हो जाओगे, आपका तो अल्टीमेटली जॉब होगा नहीं, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कोई को अगर करना है कुछ, कोई क्लर्क का तैयारी कर रहा है, वहां पर टाइपिंग है, तो वो सिर्फ रिटर्न तैयारी कर रहा है, टाइपिंग बोलते बाद में हो जाएगा। तो बाद में कैसे हो जाएगा? 6 महीना तो उसके लिए भी करना है। आपका जब रिजल्ट निकला 2 महीना बाद टाइपिंग है, तो आप फेल हो जाओगे। वो बोलते हैं वो जॉब बहुत टफ है। टफ नहीं है, आपको जिस दिन शुरू करना, टारगेट लिखना होगा कि मुझे क्या करना है और उसके लिए क्या क्या जरूरत है, और सेम डे पे साइमल्टेनियसली ऑल दीज थिंग्स शुड बी स्टार्टेड। तब क्या होता है, वो 6-8 मंथ में आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि हम लोग ये जॉब सिक्योर कर पाएंगे। हमारा उसमें एक वैकेंसी भी रहेगा तो मेरा नौकरी उसमें रहेगा। और वैकेंसी निकलते हैं, ये मीथ है कि बोलते हैं वैकेंसी कम होता है इस डिपार्टमेंट में, इधर वैकेंसी जितना निकलते हैं, कट ऑफ इतना नहीं जाता कि नहीं हो पाए। हम लोग स्कूल्स में 80-70% लाते हैं, यहाँ भी वही क्राइटेरिया, 70 to 80 लाने से जॉब सिक्योर्ड है। मिलेगा ही मिलेगा, कोई ना कोई सेक्टर में। पुलिस वगैरह तो 45 to 60 में, लड़कियों का तो और कम होता है, उनका जॉब हो जाता है। अच्छा, मैंने 40, इवन मेरे पर एक स्टूडेंट पढ़ती थी, वो जेरेक्स की दुकान में सुबह से लेकर शाम तक काम करती थी। उसको मैं 1 घंटा पढ़ाता था, शाम को 9 बजे आती थी मेरे पास, 10 बजे छोड़ता था। वो 1 साल पढ़ी, उसका अभी पुलिस कांस्टेबल में जॉब हो गया। दैट इज फार बेटर। जेरेक्स दुकान में 7 to 8,000 मिलता है किसी को, वहां से वो अभी 25 to 30 ट्रेनिंग में ही उठा रही है। तो कुछ नहीं है, अगर आप वो 4 घंटा पढ़ती थी मैक्सिमम एक दिन में, इससे ज्यादा पढ़ नहीं होते। फिजिकल ट्रेनिंग हम लोग जैसे करवाते हैं उस तरह से करना होगा आपको। अगर कोई नई ट्रेनर है खुद से करना होगा, लेकिन आपको करना होगा आपको, क्योंकि वहां पर कुछ जैसे 1600 मीटर इतने मिनट में करना, 6.5 मिनट में करना, तो मतलब करना है। गर्ल्स का थोड़ा कम होता है। अच्छा। लेकिन करना होगा आपको सही स्ट्रेटेजी, सही टाइमिंग, और फिर आपको ये हमेशा सोचना है कि जो आज किया, जब तक जॉब नहीं मिले हर दिन करना होगा। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। मैक्सिमम के क्या होता है, 2 महीना खूब पढ़े, फिर शादी लग गई घर में, 15 डेज पढ़ना ही नहीं, तो फिर वो जो 2 महीना पढ़े वो सब बर्बाद हो गया। अच्छा। मेन है कंसिस्टेंसी। आपको 1 साल के लिए सब कुछ त्याग देना। नो बर्थडे पार्टी, नो मैरिज पार्टी। ज्यादातर लड़कियों का प्रॉब्लम होता है इसमें। अच्छा। अगर घर में शादी लग गई तो उनको मेहंदी से लेके पूरे विदाई तक, विदाई के बाद भोग भात तक, 2-3 दिन और एक्स्ट्रा दिन, माने वो हैंगओवर जाने तक का, तो वो छुट्टियां लेते हैं। बॉयज बहुत आसानी से मान जाते हैं, उनको सिर्फ शादी में 2 दिन पहले छोड़ना है, काम करना रहता है उनको,
घर में है शादी, तो इन लड़कियों का प्रॉब्लम वो 15 दिन बिल्कुल छुट्टी चाहिए, मेहंदी से पूरा शुरू होगा उनका प्रोग्राम बाद में। तो हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं, ज़्यादातर लड़कियों को बताते हैं कि देखो बॉयज़ की तरह तुम लोग जब कंपेरिजन करती हो तो छुट्टियों में भी उसी तरह से करना होगा, तभी ना आप उससे कम्पीट करोगे, क्योंकि वहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है। आपका कुछ एग्जाम में रिजर्वेशन है, जैसे लेडीज कांस्टेबल निकला तो वहां पर ठीक है आपका लेडीज के साथ कंपटीशन है, पर सब जगह तो ऐसा नहीं है। लेडीज कुछ जैसे एसएससी के जो ग्रेजुएट लेवल के जॉब होते हैं, जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर वगैरह का, इसमें उसमें आपको इक्वली लड़ाई करना है, तो आप इक्वली छुट्टी लोगे तब ना आप सकोगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब गर्ल्स का बोल रहे कि जनरली लड़कियों का ये प्रॉब्लम होता है, तो उसमें फैमिली या पेरेंट्स का भी सपोर्टिव होने का जरूरत है? क्योंकि लड़कों के बारे में, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने जब देखा है कि जब आप बोलो कि घर में कि वो काम कर रहा है या वो पढ़ रहा है, तो वो एक होप के साथ बोलते हैं कि वो घर में पढ़ के वो पैसे ला के देगा, तो ही इज अलाउड टू डू नथिंग, वो कुछ नहीं कर सकता, वो पढ़ेगा। पर जब ये लड़कियों के लिए आता है तो हाँ हाँ ठीक है तुम पढ़ ही रही हो ना, कोई बात नहीं, क्या जैसे आप बोले वो हद तक, तो ये शादी के बाद जब वो इन लॉज के घर जाएगी तो उसके दिमाग में है कि वो लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, हमको 2 दिन वहां सेटल हो जाना है, फिर उसके बाद जाना है। तो ये लड़कियां फेस करती है, तो आपको नहीं लगता कि फैमिली को भी उतना सपोर्टिव होना चाहिए इन सब चीजों में? देखिए इंडियन कल्चर ऐसा ही है, इंडियन कल्चर हम लोग बदल नहीं सकते। हम लोग एक रूम में बैठ के सिस्टम पे बात कर सकते हैं, पर सिस्टम बदलना आसान नहीं है। हाँ। ठीक है, तो हम लोग को क्या है, सिस्टम के आधार पे अपने आप को बदल देना होगा। वी हैव टू माने एडजस्ट इट। अगर कोई लड़की पैदा होती है तो उसको पता होता है कि हमको ऐसे ही लाइफ चलना है, हाँ। तो उसको पहले से अपने आप को मोल्ड कर लेना होता है कि मुझे थोड़ा ज्यादा मेहनत करना है। हाँ, ऑलवेज। आप पेरेंट्स को ये नहीं बोल सकते पेरेंट्स आप गलत हो, आप ऐसा बोल दिए तो विद्रोह हो जाएगा। हाँ, बहुत। तो दैट्स माने नॉट गुड फॉर योर माने साइड। फिर हो सकता है आपकी पढ़ाई छुड़ा दे, घर वाले बोले कि हाँ। पढ़ने जा रहे बगावत कर रही घर में। तो आपको करना क्या होगा, आपको पेरेंट्स को भरोसा दिलाना होगा कि जो मेरा भाई कर सकते हो वो मैं भी कर सकती हूँ। पहले ये भरोसा जाएगी, जब वो देखेंगे कि बच्ची को मैं देखता हूँ 10 बजे में रोटी बना के उठती है तो 10 से 12 वो पढ़ रही है, तो उसके पेरेंट्स के आंख में थोड़ी शर्म लगेगी कि लड़का को मैं इतना प्रिविलेज दिया, लड़का 10 बजे खा पी के सो गया, खेल के आया, इसको मैं 10 बजे तक रोटी बनवाई, 10 से 12 पढ़ रही है। फिर ग्रेजुअली क्या होता है, लोगों का झुकाव, जो पेरेंट्स का झुकाव होता है बेटी की तरफ आता है, और फिर बेटी को थोड़ा सा मम्मी होती है, पापा होते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं इसको मैं पढ़ाऊं। अभी मेरे पास एक स्टूडेंट आई थी, एक हॉस्टल में मैं चलाता हूँ, जैसे बार से मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, तो मेरे पेरेंट्स आए थे तो बोला कि आपको बेटी को कितनी उम्र हुई, बोला 18 साल हुआ सर, लेकिन एक बेटा भी है मेरा, लेकिन दोनों में से मैं एक ही को अफोर्ड कर सकता हूँ। तो बोले तो बेटी को क्यों लाए, बेटा को क्यों नहीं लाए? बोले बेटी पढ़ने में अच्छी है, बेटा मेरा नालायक है, बदमाश है बहुत, तो हम जानते हैं कि इसको पीछे अगर कुछ करेंगे तो ये कुछ बनेगी। तो बेटी ने दिखाया, क्लास की फर्स्ट गर्ल है वो, पूरा 1 to 10 वो फर्स्ट है, 11-12 में भी अच्छा रिजल्ट किए। तो बोले मुझे इस पे ही होप है। तो आपको कुछ दिखाना होगा, ऐसा नहीं है पेरेंट्स बहुत ज्यादा जजमेंटल होंगे। अभी वो जमाना चला गया कि जेंडर बायस्ड, हाँ। वो चला गया, पर अगर सबको पता है बेटी अगर नहीं पढ़ रही तो उसका तो दूसरा उपाय शादी कर दो, हाँ। ठीक है, वो तो चली जाएगी, लेकिन बेटा अगर नहीं कुछ किया तो हाँ। उसका सारा जीवन उसको आपको खिलाना होगा, रखना होगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। इसलिए बेटा के प्रति गार्जियन ज्यादा सजग है, या फिर जो भी बोला एक्टिव है कि उसको पढ़ाना हो किसी भी तरह से। नहीं पढ़ रहा उसको पीटो, नहीं पढ़ा टीचर से बोलो कि और क्या करना होगा सर बताइए। लेकिन बेटी के लिए तो दूसरा ऑप्शन है उनके पास। लेकिन बेटी अगर दिखाए कुछ होप, अगर दिखाए कि नहीं हम रात को लाइट जला के पढ़ रहे हैं, 1 बजे तक पढ़ रहे हैं, 2 बजे तक पढ़ रहे हैं, सो नहीं रहे, तो फिर ऑटोमेटिक वो चेंज होता है व्यू। ऐसा नहीं है, लोग भी देखते हैं और सब लोग इंसान है, बच्ची तो उनकी ही है। हाँ। तो ऐसा कोई मैंने प्री डिटरमाइंड आइडियाज नहीं है कि बेटी को नहीं पढ़ाना है। अच्छा। जनरली क्या होता है, लड़कियां काफी अनसीरियस होती है हम लोग के इस कॉम्पिटिटिव लाइन में। मैं ही अगर 200 बच्चे पढ़ा रहा हूँ तो उसमें 20 लड़कियां हैं। तो क्यों 20 लड़कियां हैं? क्योंकि वो लोग खुद को इमेजिन नहीं कर पा रहे कि हम लोग ये कर सकते हैं। हम जब फिजिकल ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट खोले थे, कोलकाता फिजिकल एकेडमी, तो हम लोग के पास 100 लड़के तो हैं, लेकिन 2-4-5 लड़कियां मुश्किल से आते थे। अच्छा। उनको लगता था कि फिजिकल ट्रेनिंग करेंगे, हाफ पैंट पहन के दौड़ना होगा, तो घर वाले अलाउड नहीं करेंगे। और ऐसा माहौल भी है हम लोग का कि अगर जा रहे हैं तो 2-4 लड़के खड़े होकर देखने लगते हैं। हाँ। तो फिर हम लोगों ने उनको सिक्योरिटी दी कि आपकी बच्ची मेरी जिम्मेदारी है, अगर उनके साथ कुछ गलत होगा तो मैं सिर्फ जिम्मेदारी ले रहा हूँ। तो फिर अपने बच्चियों को देने लगे हमें। आज के डेट में मेरा फिजिकल ट्रेनिंग में 50-50 रेशियो है। अगर 70 बॉयज है तो लड़कियां 65 से 60 है, तो उनको सिक्योरिटी पहले दीजिए आप, क्योंकि फील्ड में हर तरह के लोग पहुंचे हुए हैं। कम से कम 200 लोग फील्ड में हैं, उसमें से कुछ लोग अच्छा है, कुछ लोग बुरे हैं। तो आपको सिक्योरिटी देना होगा पहले लेडीज को कि आपकी बच्ची मेरे पास सिक्योर्ड है, तो गार्जियन जरूर भेजेंगे।
आपकी बच्चियां 8 बजे के बाद आप ही बोलते हो कि नहीं हम पढ़ने नहीं भेजेंगे, 8 बज गया नहीं हो, जब वो जॉब पाएंगे तो हो सकता है घर 9 बजे लौटे, 9:30 बजे लौटे, तो अभी से उनको आदत देना होगा। हम लोग का कोलकाता में बहुत अच्छा मैंने सिक्योरिटी सिस्टम है, या फिर सोशल जो है ना वो पीस बहुत ज्यादा अच्छा है, यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत अच्छा है वुमेन्स के लिए। तो अगर आज भी पेरेंट्स हमारे पास आते हैं एडमिशन में, सर 8 बजे आप क्लास छोड़ेंगे तो कैसे होगा, हम बोले जब बैंक से वो छूटेंगी 7 बजे से नौकरी से, तो जाते हैं तब के घर तो 9 बजेगा, तो फिर आप कैसे छोड़ोगे उसको, पढ़ाने लाए हो, गवर्नमेंट जॉब होगा। अगर मान लीजिए कृष्णनगर रानागढ़ आपको पोस्टिंग हो गया, तो आप क्या जॉब नहीं करोगे, करना हो सकता है घर छोड़ के वहां रहना ही पड़े। तो पेरेंट्स को मेंटलिटी चेंज करना होगा, गर्ल्स को मेंटलिटी, यही गर्ल्स को जब आप बोलो कि शादी में जाना है तो फ्रेंड की शादी में 10 बजे तक आते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होता है कि तब तो पेरेंट्स से नहीं लड़ते हैं कि नहीं 10 बज गया मुझे जाना पार्टी छोड़ के, तब तो 10 बजे तक करते हैं। लेकिन हम जब पढ़ने की बात बोलते हैं कि 8:30 बजे तक मैं क्लास लूंगा, नहीं सर मुझे तो घर जाना जल्दी है, मैं लड़की हूँ मुझे जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं लड़कियां अपने प्रॉब्लम्स के लिए कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी भी, और कुछ पेरेंट्स की भी होती है। हम लोग कोशिश करते हैं उसको काउंसलिंग करके उनको समझाने के लिए कि बच्चों को भेजिए सुबह ट्रेनिंग में, शाम को पढ़ने के लिए, और बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स मान रहे हैं। क्योंकि एग्जाम्पल थे, हम लोग 12 लड़कियों को पढ़ाए थे, 6 लड़कियों का नौकरी हो गया कांस्टेबल में, वो भी आते थे हमारे पास, फिजिकल ट्रेनिंग करते थे, शाम को पढ़ाई करते थे। आज उनको देख के बहुत लोग आ रहे हैं। अच्छा, तो मेरा मतलब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये होने वाला है कि किस एज से हम लोग को ये प्रोसेस शुरू करना चाहिए? देखिए इसका कोई एज नहीं होता एक्चुअली परफेक्ट कि इसी एज में शुरू करना है। एक्चुअली कौन सा बच्चे करियर पे कितना फोकस किए इसी पे डिपेंड करता है। कोई कुछ बच्चे होते हैं ना बचपन से करियर फोकस्ड होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो 8, 9, 10 से अपना एक ड्रीम बना लेते हैं, वो करते हैं। जैसे हम लोग बच्चे में होता है ना, छोटे बच्चे को स्विमिंग के लिए भेज देते हैं, तो हम लोग 10 फील्ड में भेजते हैं, डांस के लिए भेजते हैं, फिर हम लोग देखते हैं बच्चे में क्या इंटरेस्ट है, बच्चे किस फील्ड को करियर के लिए चुन रहे हैं। तो जनरली ये बड़े लोगों का ये खेल होता है। बड़े लोगों में ऐसा होता है कि 10 सिखाए तो एक चूज किया कर लिए, लेकिन जो मैंने मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या अंडर प्रिविलेज के जो क्लास होते हैं, उनके पास चॉइस बोल के कुछ नहीं होता है, हॉबीज बोल के कुछ नहीं होता है, उनकी जरूरतें होती हैं। अगर वो जरूरत है उनको जरूरत है कि अभी मुझे पैसा कमाना है, तो देखते सबसे हमारा पास आसान तरीका है गवर्नमेंट जॉब, ये जरूरी है। तो बस वो वहां से फोकस बनाते हैं, हम गवर्नमेंट जॉब लेंगे, मेरा गरीबी दूर, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व, और तब वो बनाते हैं कि हमको गवर्नमेंट जॉब करना है। जो कि क्लास 7 और 8 में आपको गरीबी समझ में नहीं आती, प्रॉब्लम नहीं समझ में आती। जैसे आप 11, 12 में जाते हैं आपको समझ में आता है, पेरेंट्स हाथ खींचना शुरू करते हैं कि अब मुझसे ऐसा नहीं हो रहा, तुम अपना पॉकेट खर्च खुद चलाओ। तो क्या होता है उस समय उनको लगता है कुछ करना है, तो वो हमारे पास आते हैं सर गवर्नमेंट जॉब करना, क्योंकि उनको पता होता है उनके पास एजुकेशन है, उनके पास हाइट है, उनके पास दौड़ाई है, उनके सब कुछ है। तो करना क्या है, बस उनको सब जोड़ जाड़ के तैयार कर देना, हमको सारा कुछ एक साथ असेंबल कर देना, तो वो एक गवर्नमेंट जॉब के लिए परफेक्ट मटेरियल बन जाता है। फिर हमारा उस पढ़ने आता है। ऐसा नहीं कि 7, 8 से कोई टारगेट रहता है मुझे IAS बनना है, ऐसा कुछ नहीं। कभी कभी कुछ चीजें हिट करती किसी को, कि मुझे लगा कि नहीं उस वर्दी में बहुत अच्छा लगता है वो आदमी, मुझे वर्दी पहनना है, तो वो अलग चीज है कि वर्दी देगा, लेकिन सेंटिमेंटल वैल्यू, लेकिन हो सकता है बहुत सारे वर्दी के चक्कर में वो तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन बन जाते कुछ और ऑफिसर। तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जॉब तो क्लास 8 से सोचता है, कोई 9 से सोचता है, कोई HS के बाद सोचता है, कोई ग्रेजुएशन, कोई MA। कोई सोचता है कि मतलब लोगों को लगता है कि ग्रेजुएशन बहुत टफ होता है, तो उसके साथ ये प्रिपरेशन मतलब कर सकेंगे कि नहीं ऐसा नहीं। एक्चुअली हम लोग सिर्फ वेस्ट बंगाल में ये सिस्टम है कि सब लोग एकेडमिक पे इतना जोर देते हैं। वेस्ट बंगाल, आप अगर बिहार, यूपी, हरियाणा, दिल्ली आप जाएंगे ना, वहाँ देखेंगे जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो लोग हाई सेकेंडरी से इतना फोकस होते हैं, माध्यमिक हो गया अब इसको पार्ट टाइम ले लेते हैं एकेडमिक को। अच्छा। और कंपटीशन जो होता है गवर्नमेंट जॉब का, इनको पूरा फुल टाइम फोकस करते हैं, तो इसका पढ़ाई लोग शुरू कर देते हैं, इसलिए वो लोग से बहुत आगे करते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ाई शुरू किया था कंपटीशन MA के बाद। अच्छा। यहाँ पर ऐसा माहौल है ना कि अगर आपने BA नहीं किया तो आपको लोग बोलेंगे बहुत आप कम पढ़े लिखे हो, MA नहीं किया कम पढ़े, लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट में अगर जॉब नहीं पाए तो आपको लगेगा बहुत कम पढ़े लिखे हो। तो एकेडमिक से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, एकेडमिक से आपके जीवन में कोई चेंजेस नहीं आता। एकेडमिक आप बाद में डिग्री बढ़ा सकते हो डिस्टेंस एजुकेशन करके, लेकिन पहले करियर सेट करना होता है। इसलिए जब बच्चे हाई सेकेंडरी में आ जाते हैं तब से ही हम कहते हैं गवर्नमेंट जॉब का तैयारी आप शुरू कर दो। थोड़ा थोड़ा आप अगर शुरू करोगे तो एक दिन जाके वो खत्म हो जाएगा, और ग्रेजुएशन होते होते आप एक ऑफिसर ग्रेड का जॉब लेके निकल जाओगे। तो हमारे पास जितना सारे स्टूडेंट्स आते हैं, हम लोग के पास अंदर ग्रेजुएट वाले सारे हैं, माध्यमिक HS कर लिए हमारे पास आ गए, जिसको कांस्टेबल वगैरह बनना माध्यमिक के बाद आ जाते हैं।
जिनको मान लीजिए सब इंस्पेक्टर वगैरह बनना है या फिर जीएसटी इंस्पेक्टर ग्रेजुएट लेवल के जो जॉब्स लेना है, सब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, वो हमारे पास हाई सेकेंडरी के बाद ज्वाइन कर लेते हैं। तो हम लोग उसको 2-3 साल जो है ना नरिशमेंट करते हैं और धीरे 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 ठीक उनको मंजिल मिल जाती है। तो ये जरूरी होता है उनको समय देना। आफ्टर ग्रेजुएशन जो आते हैं उनके पास समय ज्यादा नहीं होता, क्योंकि ग्रेजुएशन होते ही उनका उम्र 21 से 22 साल हो जाता है और घर वालों को आशा लग जाता है कि ये कमा के लाएंगे। तो वो क्या करते हैं, पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं, फिर बोलते सर हम पढ़ लेंगे, लेकिन वो होता नहीं है। आप ग्रेजुएशन के पहले आते हैं, फुल टाइम आप पढ़ते तो क्या होता है, बहुत स्मूथली जॉब होके निकल जाता है। तो इसलिए हम लोग का यहाँ पर अवेयरनेस का कमी है। 90% लड़कियों को लगता है कि एचएस कर लिया, अब बीए करना, बी का एमए करना, अगर पीएचडी करना, एमफिल करना, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना, जो कि पूरा बोगस आइडिया है। ये आइडिया एकदम बिल्कुल गलत है। हम लोग तो जितना हमारे कम्युनिटी में इधर अगल बगल जितने लोग हैं जो हम लोग से कनेक्टेड है, हम लोग सबको बोलते हैं कि एमए करके क्या फायदा, अगर आपको बनना सब इंस्पेक्टर तो एमए का कहीं वहाँ रोल नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको 10,000 से ज्यादा सैलरी मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं कि आपको प्रमोशन फास्ट मिल जाएगा। ओनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज ग्रेजुएशन। देन यूपीएससी करने के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन की ही जरूरत है, तो एमए में 2 साल बर्बाद क्यों करें हम? 2 साल अगर हम पढ़ेंगे तो 2 साल में नौकरी हो जाएगा ना। फिर उसके बाद अगर एमए पढ़ना, पीएचडी पढ़ना, आप डिस्टेंस से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, नौकरी के बाद भी तो कर सकते हो। लेकिन अपना लाइफ का क्रीम एज आप सिर्फ एकेडमिक डिग्रीज बढ़ाने में लगा दिए और करियर में फोकस नहीं किए। That's very bad। पर यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट ही वही है ना कि करियर मतलब जो करना है करना, पहले ग्रेजुएशन कर लो। बिना ग्रेजुएशन का कोई वैल्यू नहीं होता है एजुकेशन का। मतलब हम लोग तो यही सुन के बड़े हुए। एक्चुअली क्या ना, हायर एजुकेशन का या करियर ही नहीं है हमारे यहाँ इंडिया में। कहीं भी आप हायर एजुकेशन कर लो, ऊपर में करियर नहीं है। आप एमए करके, पीएचडी करके आप प्रोफेसर बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहां पर इतनी भीड़ है। नेट पास करने के बाद भी आपको पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ेगा। कोई नेट पास करके गया है, वो प्रोफेसर का इंटरव्यू देगा, वहां भी कोई लोग फोन कर देंगे कि मेरा आदमी इसको ले लेना, क्योंकि वहाँ इंटरव्यू लेने वाले खुद सब लॉबी के लोग होते हैं। तो यहाँ पर आप हायर एजुकेशन करके कोई फायदा नहीं है। टीचर्स का जॉब होता है, आप देखे होंगे भी, हम लोग के शिक्षा मंत्री जेल में है, तो हम लोग के रेस्पेक्टेबल पार्थो चटर्जी, तो हम लोग के बहुत सारा वैकेंसी निकला था, 40-50 हजार लोग को नौकरी मिला। उसमें फेक रिक्रूटमेंट बहुत सारा कर दिया उन्होंने, तो जिसके कारण से सीबीआई जांच हुआ, ये हुआ, आज उनका सब कुछ देख रहे हैं हम लोग। तो क्या करेंगे आप टीचर बन के, आप ग्रेजुएट करके आप क्या करके? बीच में हम लोग का देखिए टीचर का लिए सबको बोला गया था डीएलएड करना या फिर बीएड करना। अच्छा। दोनों में से कोई करे, आप प्राइमरी टीचर का एग्जाम दे सकते हैं। अब बच्चे क्या किया, डीएलएड की जगह कुछ लोग बीएड कर लिए। तो उन्होंने लगा कि आप सेकेंडरी स्कूल के भी टीचर के लिए परीक्षा दे पाएंगे और इसको भी प्राइमरी के लिए भी दे सकेंगे। आप बीएड करने के बाद अचानक से 1 साल बाद उन्होंने रूल्स निकाल दिया कि जिनका बीएड है वो सिर्फ सेकेंडरी में दे पाएंगे, प्राइमरी के लिए नहीं दे पाएंगे। अच्छा। तो वो उनका प्रॉब्लम हो गया। फिर डीएलएड 2 साल करे, तो एक ही साइकोलॉजिकल स्टडीज 2 साल 4 साल वो करेंगे, उसके बाद एक प्राइमरी स्कूल का टीचर बनेंगे, तो उसके बाद उनको एक जॉब मिलेगा जिसमें 20 to 30,000 सैलरी मिलेगा। तो इतना साल बर्बाद क्यों करें हम? तो हम लोग का तो देख ही रहे हैं टीचर का रिक्रूटमेंट क्या है। तो हायर एजुकेशन का क्या मतलब निकलता है आपका? सेकेंडरी स्कूल में सारे पार्ट टाइम टीचर पढ़ा रहे, तो हम एमए करके कोई स्कूल में पढ़ाएंगे पार्ट टाइम पढ़ाएंगे तो कितना मिलेगा? 6 to 7,000। उसके बाद ट्यूशन पढ़ा के आप अपना घर खर्च निकालिए। तो उससे काफी अच्छा आप माध्यमिक एचएस के बाद सिविल लाइंस ज्वाइन करें, आपका बहुत सारा ऑफिसर गेट का नौकरी है ग्रेजुएशन के बाद, वो करें। हायर डिग्रीज का कोई वैल्यू नहीं होता है इसमें। हायर डिग्री हमारे यहाँ बंगाल में कुछ ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि हायर डिग्री करने के बाद भी आज अगर मान लीजिए आप एक जॉब पाए 5-10 साल एक्स्ट्रा पढ़कर, तो आज का सैलरी 72-73,000 एक प्रोफेसर का स्टार्टिंग पे है। आप जब किसी एक छोटे पद पे भी काम कर लेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो 10 साल के बाद वो 70,000 से ज्यादा ही होगा। तो फायदा क्या है, हम 10 साल पढ़ाई कर रहे हैं, बेरोजगारी में बैठे हुए हैं, उसके बाद 30 साल जब मेरा उम्र हो रहा है तो मुझे एक जॉब मिल रहा है। यहाँ लड़का 22 साल में नौकरी पा रहा है, पूरा लाइफ एंजॉय कर रहा है, 8 साल एंजॉय भी किया, उसके बाद 8 साल के बाद जाके उसका सैलरी ठीक उस प्रोफेसर के बराबर हो गया। तो फिर फायदा क्या है? फिर इतना सारा हॉलीडेज है। फिर हमारा कहने का मतलब प्रोफेसर की पढ़ाई क्यों करेंगे, हम इतना हायर एजुकेशन की तरफ क्यों जाएंगे? हम लोग का जॉब ओरिएंटेड होना होगा, क्योंकि हम लोग जॉब चाहिए सर्वाइव करने के लिए। हायर एजुकेशन विल नेवर हेल्प। आप कितने एजुकेटेड है वो कोई नहीं पूछता आप कितना कमाते हो, आप किस पोस्ट पे नौकरी करते हो, आपकी पोजीशन क्या, आपकी पावर क्या है, ये कोई नहीं पूछता। आप एमए किए थे, कोई ऑफिसर थे, कोई आईएएस से भी नहीं पूछता है। बहुत सारे आईएएस होते हैं जो सिर्फ ग्रेजुएट ही होते हैं, ओनली ग्रेजुएट होते हैं, उनका ना एमए होता ना एमफिल होता है, लेकिन आईएएस से कोई पूछने जाते हैं हम लोग की आपके, क्योंकि ओनली कैटेगरी ग्रेजुएशन दे।
आपको गवर्नमेंट जॉब पाना है, कहीं यूपीएससी पास करना है या सिविल सर्विस पास करना है, ओनली कैटेगरी। मतलब ऐसा भी नहीं है कि ग्रेजुएशन में बहुत अच्छा रैंक नहीं, ओनली पास। बस आपका ऑनर्स भी नहीं है तो भी चलेगा, इवन आपने सब लिखा के भी पास करवा लिया तो भी चलेगा। ओके, ऐसा नहीं है। तो फिर हम एकेडमिक पे इतना क्यों जोड़ देते हैं? जब हमारे पास प्रोफेशनल डिग्री का कोई वैल्यू ही नहीं है तो हम क्या करेंगे लेकर? तो हम लोग फोकस करना चाहिए करियर पे, जो कि हम लोग बंगाल में माहौल नहीं है करियर के लिए। कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जैसा हम लोग कराते हैं। जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, या तो रिटर्न कराता है या तो फिजिकल कराता है। हम ही लोग कोलकाता में देखे कि दोनों अगर एक साथ कराया जाए तो भी लड़के का सक्सेस होगा। यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फिजिकल एक्टिविटी जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है या क्या रोल प्ले करता है इसमें? फिजिकल जो है ना, जितने जगह डिफेंस लाइन है, आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाना चाहते हैं, किसी डिफेंस फोर्सेस में जाना चाहते हैं, तो वहाँ फिजिकल इक्वली इंपॉर्टेंट है रिटर्न के साथ। जितना रिटर्न इंपॉर्टेंट है उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, जो कि लड़के अवॉइड करते हैं। तो आपको फिजिकल के बिना वहाँ पर 2 टेस्ट होता है, एक रिटर्न होता है, रिटर्न पहले होता है, जिसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है, फिर जरूरत पड़े तो इंटरव्यू का भी कहीं कहीं प्रावधान है, तो इंटरव्यू भी देना पड़ता है। तो आपको फिजिकल और रिटर्न दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ शुरू करना होगा जब आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। अच्छा। तभी आप एक्सेल कर सकते हैं अपने आप को। नहीं तो बाद में बहुत लोग सोचते हैं ना कि मैं कर लूंगा, 2 घंटे 4 घंटा ज्यादा दौड़ लूंगा, लेकिन होता नहीं है एक्चुअली में। बॉडी हमारा ले नहीं पाता है और बाद में हो सकता है इंजरीज आ जाता है, हमारे घुटने में चोट आ जाता है, या फिर हमारे पाँव में ऐसा चोट आ जाएगा, कुछ सीन पेन शुरू हो जाता है कि हम लोग कर नहीं पाते। इसलिए हम सबको सजेस्ट करते हैं, अगर आपको पुलिस में जाना है, अगर आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस ज्वाइन करना है, अगर आपको डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना है, आपको इस तरह का जहाँ नौकरी में जहाँ आपका माने रनिंग कंपलसरी है, आपको 6 महीना 8 महीना कम से कम फिजिकल में देना होगा। ग्रेजुअली आपको उस जगह तक पहुंचना होगा, उस पेस तक पहुंचना होगा, नहीं तो आपको बॉडीज में इंजरीज आ जाता है और बाद में आपको छोड़ना पड़ता है, तो आपका जॉब नहीं होता है। तो इसलिए बहुत स्टूडेंट ऐसा है कि हमारे एकेडमी में क्या करते हैं, जैसे एसएससी जीडी का परीक्षा हो गया, जिसमें सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए हम लोग एग्जाम होता है, 55,000 वैकेंसी निकला। अब उसमें रिटर्न क्वालिफाई करने का हमारे पास 2 महीने के लिए आता है, तो इन 2 months इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर अस टू डू एनीथिंग। तो 2 महीने में कुछ नहीं होता उनको। अगर जब रिटर्न के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं कि उसी समय से फिजिकल करना होगा। आपको 2 घंटा रूटीनली फिजिकल करना है और 4 आवर्स पढ़ाई करना है। ओनली 6 आवर्स में आपका जॉब सिक्योर्ड हो जाता है। वो पुलिस का कांस्टेबल हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, आपका मैथ्स इंग्लिश सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा इतना करने से। लेकिन स्टूडेंट्स का क्या स्ट्रेटेजी में गलती होता है, वो लोग क्या करते हैं, या तो रिटर्न करते हैं या तो फिजिकल कर रहे हैं। दोनों बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि जो रिटर्न में बहुत अच्छे होते हैं उनका फिजिकल थोड़ा कमजोर होता है, उन खेलकूद में कम ध्यान देते हैं, और जो खेलकूद में ज्यादा ध्यान देते हैं उनको पढ़ने का इच्छा नहीं होता है। ये बॉडी जो है ना बैठना नहीं मांगता उनका। किसी का पोटेंशियल एनर्जी है तो बैठ के पूरा पढ़ाई कर रहे हैं, किसी का काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ दौड़ के अपना काम कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन दोनों में जो होता है ना एक बैलेंस, वो बैलेंस होना जरूरी होता है। जो आप जब दोनों एक साथ करेंगे तभी ये बैलेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कोई एक ही में आप एक्सेल करते जाएंगे लेकिन दूसरा आपका छूटते चल जाएगा। अच्छा, तो इस फील्ड में या गवर्नमेंट एग्जाम्स में हम लोग बहुत चीज़ें सुनते हैं जो आई थिंक अफवाह या मिथ होता है। तो जैसे कि बहुत भाई गवर्नमेंट कैसे थे कि बहुत पढ़ना पड़ता है, तो ऐसा ये कॉन्सेप्ट है। तो मिथ क्या क्या है? देखिए मिथ ऐसा है ना कि हम लोग को सब लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब अगर पाना आपको भगवान मिल गया। ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में सिर्फ आपका दाल रोटी ही जैसा चलता है। भगवान मिलने से क्या होता है कि आप स्वर्ग में हो, जैसे सब कुछ आपके पास रहेगा। आप बहुत लग्जरी कार में घूम नहीं सकते गवर्नमेंट जॉब में, आप डेली होटल अवेल भी नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। गवर्नमेंट जॉब सिर्फ दाल रोटी चलने के लिए लगभग होता है। अच्छा। और थोड़ा सा आपको प्रिविलेज लगेगा कि हाँ आपका थोड़ा इज्जत है, थोड़ा सम्मान है, थोड़ा ये है, और आपको बेसिक लाइफ स्टाइल ठीक रहेगा, अच्छा हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ डेवलप हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद भी आपको काम करते रहना पड़ता है। आपको बढ़िया पोस्ट के लिए फिर तैयारी करते रहना है, एग्जाम में बैठते रहना होगा आपको। अच्छा, फिर से एग्जाम। हाँ, ऑफिस में डिपार्टमेंटल होता है, डिपार्टमेंटल में बढ़ के आपको बड़े ऑफिसर बनना होगा, तब आपको कुछ अच्छा फायदा होता है। अच्छा। नहीं तो आपको कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन मिथ ये है कि गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए लोगों को बहुत कुछ करना होता है, ऐसा नहीं है। आप अगर ऑनेस्टली 6 to 8 आवर्स डिवोट करेंगे डेली कंसिस्टेंटली, आपका 1.5 ईयर के बाद आप इतना कॉन्फिडेंट आपको आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो। ज्यादातर लोगों का क्या है ना, कंसिस्टेंसी नहीं रहता है। 2 महीना पढ़ेंगे, सर हमको 6 महीने में सिलेबस खत्म करना है, मतलब ठीक है करवा देंगे, लेकिन 2 महीने के बाद उनका पेस खत्म हो जाता है। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, आप फेलियर्स को सामना करना है। फेलियर्स क्या होता है ना, आप एक एग्जाम दिए 6 महीने के बाद आप फेल, फिर 2 एग्जाम दिए फिर फेल, तो फेल 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 सुनते सुनते लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन जब 1.5 साल 2 साल आपका हो जाएगा
जब आप एक एग्जाम पास करोगे उसके बाद लगातार उसी तरह जिस तरह फेल हुए हैं उसी तरह से आप पास होते जाएंगे। जैसे मैं अपना लाइफ बताता हूँ, मैं जब 2-3 एग्जाम दिया, आर्मी में गया, मैं पहले रनिंग फेल कर गया, फिर आरपीएफ गया, फिर रनिंग फेल कर गया, फिर ग्रेजुएट लेवल दिया, उसमें रिटर्न फेल कर गया, 4-5 फेलियर हो गया। तो हम बोले कि हम कहाँ हैं, समझ में नहीं आता था कि हम कभी पास भी करेंगे नहीं। लेकिन जब मेरा एक जॉब निकलते चल गया तो मैं एक एक करके 23 जॉब निकाला। स्टेट का, सेंट्रल का, यूपीएससी में भी मैंने सीडीएस का लिए पास किया था, असिस्टेंट कमांडेंट यूपीएससी का था, वो दोनों पास किया। एसएससी में ग्रेजुएट में मैंने 5 बार पास किया, सीएचएसएल 7 बार पास किया, एफसीआई किया, कॉर्पोरेशन में नौकरी किया, एलआईसीआई में भी किया। तो इस तरह से करके हम लोगों ने बहुत जॉब किया। लेकिन एक आदमी एक जॉब करते थे, इसलिए अभी हम ऑडिट पे काम, ऑडिट डिपार्टमेंट में, ये सेंट्रल में। तो लोगों को ऐसा मिथ नहीं है, हम लोग भी बहुत मीडियोकर स्टूडेंट थे, कभी ब्राइट स्टूडेंट नहीं थे। 11 में फेल तो ऑल सब्जेक्ट। उसके बाद भी मैं 12 में फिर पढ़ाई किया, सेकंड डिवीजन से साइंस लेके पास किया। फिर बोला साइंस नहीं हो रहा, फिर आर्ट्स पढ़ेंगे, तो आर्ट्स पढ़े, फिर इंग्लिश ऑनर्स में सेकंड डिवीजन से पास किए। उसके बाद एमए करके हमने पढ़ाई किया। तो जब मेरे जैसा मीडियोकर स्टूडेंट भी पास कर सकता है, नौकरी ले सकता है, तो हम सोचते हैं ऐसा कुछ नहीं है मिथ इस तरह का कि बहुत स्पेशल होना होगा, कुछ नहीं, बस लेबोरियस होना चाहिए, ओबीडियंट होना चाहिए, टीचर का बात सुनना होगा, स्ट्रेटेजी फॉलो करना होगा और सही तरीके से सही जगह में आपको हाफ करना होगा और मेहनत करना होगा। ऑटोमेटिकली आफ्टर 1.5 ईयर आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, 100% गारंटी के साथ मिलेगा। शिद्दत से आप तैयारी करो, पूरा रिजल्ट मिलेगा 1 से 1.5 साल के अंदर में। ओके, सो एक और क्वेश्चन है जो कि जनरली वेस्ट बंगाल में लड़कियां पुलिस के कैटेगरी में, मतलब पुलिस के फील्ड में जाने का मतलब प्रिपरेशन नहीं, मतलब भागती है, कतराती है। उसका रीजन हम लोग का कल्चर है, हम लोग का रहन सहन, हम लोग का जो लाइफस्टाइल है यहाँ का। एक्चुअली ज्यादातर जो हम लोग की यहाँ पर माने बंगालीज हैं, उनकी 1 या 2 बेटियां होती हैं, तो उन लोग घर में पहले से ही हार्ड वर्किंग नहीं होती है ज्यादातर। वो लोग ऐसे बहुत अच्छा, हम लोग यहाँ आर्ट कल्चर में डेवलपमेंट किया, लेकिन एथलीट बनाना या फिर इस तरह बनाना, इस तरह का कल्चर यहाँ पर कम है। तो इसके कारण क्या था, पुलिस वगैरह में जाने के लिए वो बहुत जरूरी होता है, या आपको रफ एंड टफ होना होगा, आपको अपने बालों से ज्यादा सोचना होगा, आपको फिजिकली दौड़ना है। जैसे आपको छोटे बाल भी कराने पड़ते हैं बहुत समय, आपको हो सकता है अपना कुछ इंजरीज होता है, तो आप क्या है ना, लाट प्यार में ज्यादा रहते हैं, तो यहाँ पर सोचते ही नहीं पुलिस का नौकरी करेगी, कैसे दौड़ेगी, कैसे ट्रेनिंग करेगी, ये सब डर के मारे ना वो लोग ज्यादातर आगे नहीं बढ़ते। तो दूसरे स्टेट में क्या होता है, लड़कियां फिजिकली बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि बचपन से उनसे काम कराया जाता है और बचपन से रफ एंड टफ स्टाइल में बढ़ते हैं। वो हो सकता है ऐसा हम लोग का कल्चर है, यहाँ पर आर्ट कल्चर का बहुत डेवलपमेंट हुआ, लेकिन एथलीट का नहीं हुआ। इसलिए हम लोग बंगाल से एथलीट में भी कम लोग जाते हैं। जो लोग एथलीट के लिए तैयारी करते हैं, आप हरियाणा वगैरह से देखेंगे बहुत सारे कुश्तियों में लड़के भी आते हैं, लड़कियां भी आते हैं। लेकिन बंगाल से कोई भी नहीं सुना होगा कोई लड़का कुश्ती में गया है, या लड़कियां गई है कुश्ती में, या फिर आपका जो इवेंट वगैरह होता है हम लोग का जो एथलीट का, उसमें कहीं गए। तो ये मैटर होता है हम लोग का लाइफस्टाइल, रहन सहन में, कि यहाँ पर लड़कियां मैंने नॉर्मली ज्यादातर फिजिकल एक्टिविटी से दूर होती हैं, तो उन लोगों वही प्रॉब्लम है। ब्रेन से काफी डेवलप्ड है, लेकिन वहाँ तो दोनों चीज चाहिए होता है, जहाँ वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए अभी भी हम बताते हैं जो लड़कियां थोड़ा सा भी दौड़ सकती हैं, उन लोग को तैयारी करना चाहिए, उन लोग को पुलिस का तैयारी करना चाहिए। क्योंकि सिर्फ वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर सिर्फ 45 to 50 मार्क्स लाने से आपका पुलिस का जॉब सिक्योर हो जाता है। दूसरे स्टेट में ये 90 to 95 लाने से होता है 100 में। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो हम लोग की, जो गर्ल्स जो हम लोग के स्टेट की हैं, जो गांव की लड़कियां ज्यादातर जो लोग पुलिस में आना चाहती हैं, शहर से ज्यादा गांव में रिक्रूटमेंट तेज होता है। तो हम लोग सबको बोलते, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग आइए और बचपन से लड़कियों को थोड़ा फील्ड में भेजिए। जैसे स्कूल्स में भी स्पोर्ट्स कराना चाहिए, जो कि अभी बंद है। हम लोग के टाइम में स्कूल्स में स्पोर्ट्स होता था, लेकिन अभी कोई गवर्नमेंट स्कूल स्पोर्ट्स नहीं कराता है। प्राइवेट स्कूल भी बहुत कतराता है, नाम का स्पोर्ट्स कर देता है बच्चों का, लेकिन एथलीट बनाना या फिर ऐसा कोई पर्पज नहीं है। लेकिन तभी स्पोर्ट्स करने से बॉडी तो फिट रहता है, उसका प्रैक्टिस होना चाहिए, उसका स्पोर्ट्स पीरियड होना चाहिए। सिर्फ टेबल टेनिस या फिर आप सोचेंगे इंडोर गेम खिला के नहीं होता, आपको आउटडोर गेम में बच्चों को पार्टिसिपेट कराना होगा, तभी आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सकता है और आपका अच्छा पुलिस फोर्स में अच्छे स्टूडेंट आएंगे हमारे पास। हाँ, ट्रू। अच्छा, जैसे हम लोग हमेशा मतलब सुनते ही है कि बिहार से ही ज्यादा यूपीएससी आईपीएससी के स्टूडेंट्स ज्यादा निकलते हैं, वहीं से ज्यादा बनते हैं बिहार से। जबकि वेस्ट बंगाल में भी गवर्नमेंट एग्जाम का, गवर्नमेंट जॉब का बहुत क्रेज है। मतलब बहुत लोग चाहते हैं, फैमिली और पेरेंट्स, कि मेरा बच्चा गवर्नमेंट जॉब करे, लेकिन फिर बोलते हैं कि मैक्सिमम मतलब आईपीएस वगैरह तो सब बिहार से ही आते हैं। क्यों? ये एक्चुअली क्या ना, हम लोग का ये जो मैटर है, ऐसा कोई स्टेट पर्सपेक्टिव नहीं है।
ये ऐसा लगता है हम लोग बिहार वाले, बिहार के लड़के सारे जो है ना दिल्ली चले जाते हैं प्रिपरेशन करने के लिए। अच्छा। बिहार में रह के कोई प्रिपरेशन नहीं करता, इसलिए वो जो बोलते हैं ना बिहार के ही लड़के निकालते हैं, एक्चुअली उन लोगों को बचपन से उस तरह से तैयार किया जाता है कि आपको यूपीएससी करना है, आपको बचपन से आपको दिल्ली में शिफ्ट कर दिया जाता है या फिर इस तरह से बाहर शिफ्ट कर दिया जाता है और पढ़ाया जाता है। अच्छा। आपको उसी का फोकस करके, जैसे बंगाल में आप बहुत सारे जगह ऐसा है कि एक से एक बड़ा डॉक्टर बंगाली है, ऑल इंडिया में बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर्स बंगाली है। यहाँ का कल्चर हमेशा से रहा इंजीनियर डॉक्टर बनने का। और बिहार में, यूपी में या दिल्ली में, हरियाणा में इधर लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे पागल थे। अच्छा। तो यही रीजन है, हम लोग का जो अपना जो नैक होता है, जो हम लोग का जो इच्छा होती है, हम लोग सोचते ज्वाइंट एंट्रेंस बच्चे पास करें या नीट पास करके डॉक्टर बने, तो अच्छे स्टूडेंट हमारे वहाँ चल जाते हैं। और इनका जो होता है बिहार यूपी में होता है, इनके जो अच्छे स्टूडेंट है वो लोग यूपीएससी के लिए तैयारी करते हैं, इसलिए बिहार के लोग भी इलाज कराने में बंगाल में ही आते हैं। आप देखेंगे अगर बिहार में कुछ थोड़ा भी प्रॉब्लम हो जाता है ना, वहाँ रेफर कर देते हैं, आप बंगाल में चल जाइए अपोलो में। बिहार का कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज कराना नहीं चाहता, अगर लोग के पास पैसा है वो बंगाल में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बंगाल के पास कुछ नहीं, बहुत कुछ है। बंगाल इज फार बेटर देन बिहार, हम बार बार बोलते हैं सबको, फार बेटर देन यूपी दिल्ली, क्योंकि अभी भी इलाज कराना होता है कोई यहीं आता है हमारे पास। बंगाल में कोई भी डॉक्टर, अगर आप जाएंगे कहीं भी, आप चेन्नई चल जाइए, कहीं चल जाइए, वहाँ भी बंगाली डॉक्टर आपको मिल जाएंगे, पर बिहारी डॉक्टर बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि वहाँ डॉक्टर इंजीनियर का कल्चर ही नहीं है। आप बैंगलोर जाइए कभी, बैंगलोर में तो आईटी हब है, आपका हैदराबाद जाइए आईटी हब है, वहाँ आपको बहुत सारे बंगालीज मिलेंगे, लेकिन बिहार वाले कम मिलेंगे, यूपी वाले कम। तो जो जिस स्टेट का मैंने क्राइटेरिया होता है ना, कि वो लोग 9-10 से ही शुरू कर देते हैं तैयारी, और उनके मन में है कि अगर अच्छा स्टूडेंट है तो यूपीएससी करेगा। हमारे यहाँ जो अच्छा स्टूडेंट है वो डॉक्टर ही करेगा, वो इंजीनियरिंग करेगा। तो यही डिफरेंस है, एटीट्यूड का डिफरेंस है और अपना नेक का डिफरेंस है कि हमको ये बनना, हमको करना है, ऐसा मेंटेलिटी होता है। बाद में ऐसा नहीं है, अगर हमारे बंगाल के लड़के जब चाहे तब यूपीएससी निकाल सकते हैं, जो डॉक्टर पढ़ सकता है, जो आईटी निकाल सकता है, वो आराम से निकालेगा, लेकिन उनका इच्छा ही दूसरा तरफ है। ये हम लोग का कल्चर का मैटर है एक्चुअली। यहाँ आर्ट का कल्चर है, यहाँ पर एक ऐसा कल्चर है कि डॉक्टर तैयार करने का कल्चर है। आप चंदननगर चल जाइए, हर गली में एक डॉक्टर पैदा होता है, वहाँ इंजीनियर चल जाइए, हर गली में छोटा सा एक मने टाउन है, लेकिन वहाँ पर आपको बहुत सारे डॉक्टर इंजीनियर मिलेंगे जो ऑल इंडिया लेवल में काम करते हैं। लेकिन आप इस तरह वहाँ खोजेंगे यूपीएससी वाले, तो यूपीएससी नहीं, यूपीएससी का एक्चुअल कल्चर तो दिल्ली में। तो दिल्ली में जो क्या यूपी और बिहार से वो काफी टच में, दिल्ली नॉर्थ इंडिया बोलते हैं उसको, तो नॉर्थ इंडियन लोग वहाँ पर सब लोग यूपीएससी की तरफ भागते हैं, और हम लोग इस तरफ में सब इंजीनियरिंग डॉक्टर की तरफ भागते हैं। जो कि यही डिफरेंस है। मेरिट में हम लोग से ऊपर कोई नहीं है। बंगाल में हम लोग का जितना मेरिट है उतना मेरिटोरियस हमारे पास स्टूडेंट कहीं और के नहीं होते हैं। तो अभी ऑफलाइन ट्यूशंस तो मतलब ट्यूशंस जिसको बोलते हैं पर्टिकुलरली वो तो होता है, पर अभी ऑनलाइन ट्यूशंस भी बहुत शुरू हो गए, तो आपका क्या परसेप्शन है? देखिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कम्प्लीमेंट्री है। अगर देखिए कोई बच्चा अगर मान लीजिए सारा दिन कहीं काम करता है, स्विगी जोमेटो डिलीवरी कर रहा है, तो वो तो कहीं शेड्यूल टाइम में पढ़ने नहीं जा सकता, तो उसके लिए ऑनलाइन टीचर इज ए काइंड ऑफ बून, एक वरदान है। तो वो क्या कहता है, रात को 10 बजे बैठ के पढ़ लेता 2 घंटा, तो उसकी पढ़ाई हो जाती है। लेकिन इसका ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन ट्यूशन जो है वो उसका सब्स्टिट्यूट है ऑफलाइन का, सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि कोई बंदा बहुत पढ़ने के लिए इच्छुक है तभी वो ऑनलाइन से फायदा उठा सकता है। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है, टीचर उसको परेशान करके पढ़ा के डांट के समझा के और नहीं पढ़ने आने पे उसको फटकार भी लगता है, तो क्या होता है कभी कभी उस हिसाब से भी पास हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग बचपन से देखे हैं घर में कोई गाइड करने वाला चाहिए। ऑनलाइन में क्या वन वे कन्वर्सेशन होता है, सिर्फ टीचर वहां से बोले और स्टूडेंट पढ़ा तो पढ़ा, नहीं पढ़ा तो अपना कुछ भी कर रहा है, कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसमें बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो सक्सेस होते हैं। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है, टीचर लेक्चर दे रहे हैं, उनका नजर होता है आप पे, आपको कुछ क्वेश्चंस करना है तो वो क्वेश्चन आप डायरेक्टली थ्रो कर सकते हो वहां पर, और वो क्वेश्चन तुरंत आपको आंसर मिल जाता है। ऑनलाइन में ये कब मिलेगा कोई नहीं जानता है, आप कमेंट बॉक्स में दे दो क्वेश्चन, फिर कमेंट बॉक्स कब पढ़ेगा, वो कब आंसर देगा, वो बहुत डिले हो जाता है। तो ये थोड़ा तक तो सहूलियत हुआ है जो वर्किंग लोग हैं उनके लिए, लेकिन आप कहेंगे ऑनलाइन सब्स्टिट्यूट है ऑफलाइन का, ये एकदम गलत है। ऑफलाइन इज मच मोर बेटर देन ऑनलाइन। अगर ऐसा होता तो खान सर वगैरह जो पढ़ाते हैं ऑनलाइन, वो ऑफलाइन बैचेस शुरू ही नहीं करते। जब ऑफलाइन बैचेस उन्होंने शुरू किया तो मैंने इसकी जरूरत है, जितने भी टीचर अब पढ़ाते हैं यहाँ पर, उनका ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन सब्स्टिट्यूट है ऑफलाइन का। अच्छा,
ये थोड़ा सस्ता होता है ऑनलाइन, क्योंकि एक साथ आप 2 करोड़ स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, 2 लाख स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन में वीडियोस में। लेकिन ऑफलाइन में क्या है, क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स को ही पढ़ा सकते हैं, हम 100 स्टूडेंट को या 200 या 2000 को पढ़ा सकते हैं। तो क्या होता है, ये थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा काम भी करता है कि आप टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, उनसे कोई क्वेरीज होता है तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन ऑनलाइन में ये नहीं होता है, ऑनलाइन वन वे कन्वर्सेशन ऑलवेज होता है, तो उसमें होता है सक्सेस, लेकिन उसका रेशियो कम होता है। अच्छा, इंग्लिश फ्लुएंसी कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए इंग्लिश फ्लुएंसी इज नेवर रिक्वायर्ड। अच्छा, कभी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आपको इच्छा है तो आप इंग्लिश बोल के इंटरव्यू में आगे बढ़िए, अगर जरूरत नहीं है तो नहीं बोलिए। अगर आपको आता है, इफ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, देन ओनली यू स्पीक इंग्लिश इन इंटरव्यूज। और ऐसा नहीं, रिटन आने से ही काम हो जाएगा। आपको अगर इंग्लिश लिखना आता है, ग्रामेटिकल आपको नॉलेज है, आपको पैराग्राफ राइटिंग आता है, तो दैट्स इनफ। इंग्लिश की इतनी जरूरत नहीं है आपकी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर मैं ऑफिसर गेट के जॉब के लिए इंटरव्यू जा रहा हूँ, मुझे इंग्लिश में ही अपना परिचय देना, इंग्लिश में ही कुछ बोलना। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। पेपर जो रिटन का होता है वो हिंदी में भी आता है सेंट्रल का, और इंग्लिश में भी आता है। क्यों आता है? क्योंकि लोगों को पता है कि हिंदी भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना इंग्लिश है। इसलिए इंटरव्यू में अगर आप हिंदी से बात शुरू करेंगे, लोग हिंदी में ही बोलेंगे। अगर बंगाली में बात करेंगे तो बंगाली में ही बोलेंगे, अगर बांग्ला अगला जानता है तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं। भाषा जो होता है ना, वो एक मीन्स है, माने एक मीडियम है। ऐसा नहीं, इट्स नेवर ए बैरियर। बैरियर नहीं है, क्योंकि टैलेंट जो होता है भाषा का मोहताज नहीं होता कि भाषा के साथ टैलेंट का कुछ लिंक होता है। आप जिस भी भाषा में सही बात बोलोगे, इंटरव्यूअर आपको मार्क्स दे देंगे। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। So, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज कि करप्शन कितना इन्वॉल्व है इस फील्ड में? करप्शन ऑलवेज इन्वॉल्व है। हम लोग देखते हैं हमेशा, हम लोग स्टेट में कुछ परीक्षाएं होते कैंसिल हो जाता है। हम लोग स्टेट से ज्यादा तो बिहार यूपी में कैंसिल होता है। आज पुलिस का परीक्षा निकला, 1 लाख लोग ट्रेन में भर्ती हुए, सब बिहार यूपी, जहाँ जहाँ पे जिसका घर पे कहीं बसे हुए हैं, वो सब जा रहे हैं बिहार। मुझे बोले सर हम लोग को परीक्षा दिया गया। बोले ठीक है जाओ। फिर ट्रेन में जगह नहीं है, बिल्कुल ट्रेन के ऊपर नीचे चढ़ के किसी तरह पाइप पे बैठ के जा रहे हैं और एग्जाम देते हैं। बिल्कुल उससे बहुत खुशी से आते बाहर। फिर 2 दिन बाद खबर आता है एग्जाम कैंसिल, पेपर लीक था। तो ये बिहार यूपी में बहुत ज्यादा होता है। लेकिन बंगाल में बाई गॉड ग्रेस अभी बहुत कम है, कभी पेपर लीक होता नहीं जल्दी। पुलिस का एग्जाम होता है, रिटर्न होता है, क्वालिफाई करते लोग को नौकरी मिलता है। बिहार में 10 बार पेपर लीक होता है, उसके बाद नौकरी मिलता है। पेपर पहले से पता होता है, व्हाट्सएप पे आया हुआ रहता है। बंगाल में थोड़ा बड़ा होता है, जैसे हम लोग देखें तो टीचर रिक्रूटमेंट में होता है, तो उसका भी हम लोग देखें कि उसका भी जो होता है जुडिशियल कस्टडी में है। अभी जो लोग उस तरह का काम किए थे, हम लोग के मिनिस्टर्स थे, जो कि हम लोग एजुकेशन मिनिस्टर बहुत रिप्यूटेड थे, वो अभी तक हम लोग के जेल में है। तो ऐसा अच्छा है कि कम से कम जस्टिस तो मिला, स्टूडेंट्स को जस्टिस तो मिला जिनके साथ अन्याय हुआ था। क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ जब करप्शन करते तो सिर्फ स्टूडेंट का करप्शन नहीं है, ये करप्शन देश के साथ है, देश की तरक्की के साथ है और डेवलपमेंट के साथ है। एक स्टूडेंट पूरा बैच जब बर्बाद होता है तो पूरा देश का एक पूरा पिलर बर्बाद हो जाता है। क्योंकि अचानक से 50,000 लोगों को चुना गया है और उसमें से अगर 40,000 लोग फेक रिक्रूटमेंट में आए तो क्या कहते हैं, वो टीचर तो गलत पढ़ाएंगे और बच्चों को खुद नॉलेजेबल नहीं, क्या नॉलेज देंगे। तो कई सालों तक देश को लूटेंगे। अगर उनका नौकरी 30 साल 35 साल चलेगा, 30-35 साल गलत पढ़ाएंगे बच्चों को, और जो एलिजिबल बैचलर थे, जो पढ़ रहे थे, इतना अच्छा से मेहनत किए थे, एजुकेटर थे, उन लोगों ने वो नहीं लिया आपने। अब वो क्या करेंगे, वो छोटे जगह में काम करेंगे, फ्रस्ट्रेशन में वो भोगेंगे, या फिर किस तरह से उनका लाइफ जो है ना पूरा डैमेज हो जाता है। क्योंकि वो जिस उम्र में चल जाते हैं, उनका जो रिजल्ट आते आते उसके बाद वो और कुछ सोच नहीं पाते। अच्छा। तो ये आप दो तरफ बर्बाद कर रहे हैं। एक तो आप उनको बर्बाद कर रहे हैं जब करप्शन कर रहे हैं एजुकेशन में, कि जो आपका कॉम्पिटिटर है, जो बढ़िया स्टूडेंट है, उनको बर्बाद कर रहे हैं, प्लस खराब लोगों को आप जगह पे बैठा के आने वाले देश के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। सिर्फ टीचर के केस में, अगर कहीं पर एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये होता है तो सेम प्रॉब्लम, देश बर्बाद हो रहा है। तो इसलिए एजुकेशन में करप्शन अगर हो तो वो हीनियस क्राइम में ही गिनती आता है। ये हमको लगता है कि जो मॉब अटैक होता है या फिर आपका जो राइट्स होता है उससे भी डेंजरस होता है। राइट्स में तो कुछ लोग मरते हैं, इसमें तो पूरा देश का भविष्य खत्म हो जाता है। तो ये करप्शन होना नहीं चाहिए। अगर हो रहा है तो जैसे हम लोग के वेस्ट बंगाल में जस्टिस दिया गया, जेल में डाला गया, ऐसा सब जगह। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेस्ट बंगाल में तो हम लोग देखे जस्टिस, लेकिन दूसरे स्टेट में नाम ही नहीं पता चलता करप्शन में कौन कौन इन्वॉल्व था। अभी जैसे यूपी में ही परीक्षा हुआ, कैंसिल हो गया। योगी जो बोलते हैं हम लोग सीएम साहब है, उनका बहुत नाम है कि वो तुरंत बुलडोजर चला देते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी पेपर लीक करने वाले के घर में बुलडोजर नहीं चढ़ा। अच्छा। जैसे एक लोग को मारा तो आप किसी का बुलडोजर चला दिए, यहाँ पर तो एक स्टूडेंट पूरा कम्युनिटी को मारा हो किसी ने पेपर लीक करवा के, तो उनके घर में तो बुलडोजर चलना बहुत जरूरी था, लेकिन नहीं चला है। तो ये बहुत जरूरी है एजुकेशन के करप्शन को खत्म करना, तभी हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनको कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा और वो पढ़ने के लिए लिखेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, ना कि गुंडागर्दी करेंगे।
लोगों का जो है ना वो सही पथ प्रदर्शन करना है तो आपको एजुकेशन को स्ट्रांग करना होगा और लोगों को इसमें ट्रांसपेरेंसी लाना होगा। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको आपको जेल भेजना होगा ताकि अगला कोई फिर आगे ना करे। और ये चलता रहेगा, चलता आया, ये देखते आए। जब कभी हम देखते किसी स्टूडेंट को कि कोई एग्जाम पास किया है, फिर उसके बाद उसको फिजिकल देना, फिजिकल दे दिया, फिर मेडिकल है, वो मेडिकल बंदा मेडिकल में फिट होता है, लेकिन तब भी उनके आसपास जितने ब्रोकर घूमने लगते हैं कि मैं मेडिकल में फिट करा दूंगा, मुझे 2 लाख दे दो, 3 लाख दे दो, बंदे दे भी देते हैं। ये डर है, स्टूडेंट का डर होता है जिसको वो लोग काम में लगाते हैं। और 2 लाख देता है वो मेडिकल बंदा, कुछ नहीं होता है एक्चुअली, पैसा पहुंचता ही नहीं कहीं पर, ना कहीं डिमांड होती है, लेकिन बीच में लोग फायदा उठाते हैं स्टूडेंट का डर का। तो इसलिए इनके लिए भी ट्रांसपेरेंसी आना चाहिए, स्टूडेंट्स को भी समझाना चाहिए। मैं बोलना चाहूँगा सबको, व्यूअर्स को, कि कोई भी कहीं भी पैसा देने के पहले 10 बार सोच लो। पैसा देके नौकरी नहीं लेना है। आप पढ़ाई करेंगे, आप फिजिकल करेंगे, मेडिकली फिट भी होंगे, आपको नौकरी नहीं। अगर कहीं आपको री मेडिकल देता है, आप कोई भी गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेज होता है वहाँ जाके अपने आप को फिटनेस टेस्ट कराएंगे, वो फिट कर देते हैं आपको। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो डॉक्टर है वो भी फिट कर देंगे। ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के अनफिट करते, वो री मेडिकल देते हैं आपको। कोई अगर दूसरा डॉक्टर फिट करेगा उसके आधार पर वो भी फिट कर देगा। तो आप कहीं पैसा मत दीजिए, पैसा देने की जरूरत ही नहीं है कहीं पे। आज तक मैंने जितने स्टूडेंट्स नौकरी पाए, 200-250 स्टूडेंट मेरे पास नौकरी पाया अभी तक। मैं 14 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैं सबको समझाया कि कहीं पैसा नहीं देना। आज तक मैंने किसी को पैसा देने के लिए किसी को नहीं बोला, और सब जॉब कर रहे हैं अभी। आशा करते किसी ने पैसा नहीं दिया, इसीलिए हम सबको बोलते हैं। बहुत लोग बोलेंगे इंटरव्यू में मैं पास करा दूंगा, लेकिन वो सारे फेक होते हैं। इंटरव्यू आप खुद से ही पास करोगे, लेकिन वो जब रिजल्ट आएगा आप पास रहोगे, आपको लगेगा कि आपने 2 लाख दिया, 4 लाख दिया था, इसलिए आप पास किए, लेकिन आप अपने टैलेंट से ही पास किए। बस आपका डर का वो फायदा उठा लेता है। ये बहुत लोग ऐसा ब्रोकर रास्ते में घूरते रहते हैं, आपका लिस्ट में नाम देख लेंगे, या फिर कहीं से उनका सोर्स होता है, वो पता कर लेते हैं कौन कौन इस इलाके में पाया है, वो आपके पास पहुंच जाएंगे चैनल लेके, देखिए हमारा इनसे परिचय है। तो करप्शन सिर्फ रोकना सिर्फ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं है, हम स्टूडेंट्स का भी काम है और टीचर्स का भी काम है कि हम लोग समझाएं बच्चों को कि आप कहीं पे मत करो। कि हार्ड अर्न मनी आपका पेरेंट्स का बर्बाद नहीं करने के लिए होता। आपको समझना होगा कि आपके टैलेंट के ऊपर भरोसा रखना होगा, तब देखेंगे ना आप पैसा देंगे, ना कोई लेने वाला होगा, ना करप्शन होगा। जिस दिन पैसा आप देना बंद करेंगे, करप्शन बंद हो जाएगा। लेने वाले तो खड़े रहेंगे, लेकिन आप तो दोगे नहीं, तो करप्शन होगा नहीं। इसलिए आप लोगों को ऑनेस्टली पढ़ाई करना, ऑनेस्टली मेहनत करना, और नौकरी के लिए ऑनेस्टली सोचना, कुछ भी 2 नंबर से नहीं करना। तो आजकल जैसे आपको पता ही होगा कि कंटेंट क्रिएशन बहुत बढ़ गया है, सोशल मीडिया में रील्स बनाना, और लोग अच्छा कमाने भी लगे। लोग क्या, मतलब छोटे छोटे बच्चे ही कमाने लगे ऐसे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इतना वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन में लोग एजुकेशन को, मतलब यंगस्टर्स जो है, धीरे धीरे क्या इसी फील्ड में आगे जाते रहेंगे कि नहीं शॉर्टकट मनी है, जल्दी हो जाएगा, और क्या ये गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करना, मॉक टेस्ट देना, चाहे वो कैटमैट हो गया, इसको क्या धीरे धीरे मतलब भूल जाएंगे? देखिए, सोशल मीडिया जो होता है ये एक अलग फील्ड है, ये भी एक करियर का फील्ड है। ऐसा नहीं है, अगर कोई एक्टर बनना चाहता है तो आप उसको GMAT या फिर इस तरह का जो एग्जाम ज्वाइंट एंट्रेंस क्यों दिलाना चाहते हैं? उसको करने दीजिए उसका मन वाला। पहले तो उनके पास स्कोप नहीं था, अभी तो स्कोप है। पहले ना इसमें ना कैमरा लग रहा है, ना उनको वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए कुछ मशीन लग रहा है। जैसे फॉर सपोज क्रिकेट इतना पॉपुलर क्यों है इंडिया में? हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए 200 का बैट और 50 रुपए का बॉल इनफ होता है, 250। इन हॉकी खेलने के लिए हॉकी स्टिक का दाम ही इतना है, हॉकी नहीं खेल पाते। इसलिए नेशनल गेम होते हुए भी हॉकी में हम लोग कभी बड़ा बड़ा प्लेयर या बहुत सारा गेम या फिर जगह जगह खेलते नहीं देखते। 250 में जो खेल शुरू हो सकता है वो क्यों नहीं करेंगे? तो अभी अगर कोई रील्स बना के फेमस हो रहा है, या करियर बना रहा है, या पैसा कमा रहा है, या फिर एक्टर बनने की इच्छा रख रहा है, तो उनको करने दिया जाए, क्योंकि उनमें उनको इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक मोबाइल जिससे बात भी कर रहा है, उसी से वो कैमरा शूट कर रहा है, उसी से वो स्पीकर भी यूज कर रहा है, और उसके अंदर इतना क्रिएटिविटी है, तब ना उसको लाखों लोग देख रहे हैं, हजारों। तो कोई साधारण इंसान नहीं है। आप जो सोच रहे हो कि कुछ भी कर रहा है, देख रहा है, नहीं, कहीं ना कहीं तो लोग उसको पसंद कर रहे हैं, उसके चीजों को अच्छा लग रहा है, कंटेंट को अच्छा लगता है, तभी देख रहे हैं। आप पैसा वहां से भी कमा रहे हैं, तो कोई आई डोंट थिंक दैट इट्स वियर्ड। मैंने कोई भी अच्छा है, ये अच्छा है, वियर्ड नहीं है ये। मैंने इस तरह का चीज है, आपको प्रोत्साहन देना चाहिए। सोशल मीडिया सिर्फ मीडिया नहीं है, ये अभी एक मैंने प्रोफेशन है। लोगों ने इन्होंने प्रोफेशन बना दिया, रील्स बना के, या फिर कुछ फेमस हो रहे नहीं हो रहे। एक्टर्स को आप क्या किताबों से दोगे? एक्टर को तो किताबों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उनके अंदर तो क्रिएटिविटी है, वो शो करेंगे कैसे? उनको वीडियोस बनाना है। तो आज तो कम से कम उनके पास एक्सपोजर है सोशल मीडिया का, वीडियो बना रहे हैं, फेमस हो रहे हैं, वहां से टीवी पे आ रहे हैं, टीवी पे आके फेमस हो रहे हैं। बहुत सारा देखे आप लोग रील्स के माध्यम से, या कॉमेडी वीडियोस बना के आज वो फिल्म में भी आ रहे हैं। तो ये रास्ता तो खुली है उनके लिए। छोटे छोटे जो टाउन में जो बॉयज गर्ल्स होते हैं,
हैं, जो गांव में बच्चे हैं वो अपने वीडियोस को अपलोड करके कुछ टैलेंट हंट में भी आ जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है कि करने दीजिए उनको जो करना है, जिनको पढ़ना वो पढ़ेंगे, जिनको आर्ट आर्टिस्ट बनना है तो वो आर्ट आर्टिस्ट को चुनेंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, सो एक काफी आई थिंक एंटरटेनिंग क्वेश्चन जो मेरे को पूछना था, दैट इज कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो ऐसे बोला जाता है और देखा भी जाता है कि शादी के लिए दे आर लाइक परफेक्ट माना जाता है उन लोगों को। हॉट केक। यस एग्जैक्टली, तो इतना वैल्यू क्यों? आपको भी तो मिला होगा। यस ऑफ कोर्स, जैसे क्या होता है गवर्नमेंट जॉब पाने के जब हम लोग तैयारी करते तो हम लोग पहले ही पता होता है कि गवर्नमेंट जॉब करने से एक लड़कों के लिए कि एक सुंदर लड़की तो फिक्स हो जाती है हम लोग की, और अगर कोई दहेज लेना चाहता है तो उसके लिए मोटा दहेज भी तैयार होता है, ठीक है। लेकिन बहुत लोग दहेज के लिए सपोर्ट नहीं करते, लेकिन सबकी इच्छा होती है कि मेरी बीवी सुंदर हो, ठीक है। तो इसके ये भी एक मोटिवेशन होता है गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। इसलिए जब भी हम लोग कोई फोटो वोटो देखते हैं ना किसी का, लड़का थोड़ा सा बिल्कुल मैंने देखने में अच्छा ना हो, लड़की खूबसूरत, तो हम लोग सोचते हैं लड़का जरूर गवर्नमेंट जॉब है। ऐसे बहुत सारे मीम्स भी बना हुआ है, तो हम लोग ऐसा देखते हैं। तो ये एक्चुअली सही में लड़कियां भी गवर्नमेंट जॉब वालों को पसंद करती है। एक्चुअली इसका पीछे रीजन होता है, लड़कियां सिर्फ पैसा के लिए नहीं जाती है या फिर रुतबा के लिए नहीं जाती। गवर्नमेंट जॉब वाले के पास बहुत समय होता है जो लड़कियों को चाहिए होता है। हम लोग के इंडियन कल्चर में लड़कियों को समय चाहिए होता है। बिजनेसमैन के पास बहुत पैसा है, वो करोड़ों लाखों कमा रहे हैं, बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, लेकिन वाइफ के लिए समय नहीं होता है, बच्चों के लिए समय नहीं होता। पर गवर्नमेंट जॉब वाले सुबह उठ के जैसे नाश्ता में बना लिया या मैं रात को डिनर अपने वाइफ को खुद बना के खिला दिया, ये कोशिश करके भी बिजनेस में नहीं सकते। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब भी है गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट जब ये फायदा है ना, इसलिए लड़के चाहते मेरा पति जो गवर्नमेंट जॉब वाला हो, तो फादर भी चाहते कि मेरी बेटी खुश रहे, कम से कम उसका हस्बैंड शाम को घर आ जाए और सारा शाम अपनी बेटी के साथ, मेरी बेटी के साथ बिताए। इसलिए वो लोग उसके लिए कुछ भी देने के लिए तैयार होते हैं और जानते हैं इनसे कम से सिक्योरिटी होता है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने हर बाप चाहेगा अपनी लाइफ, बेटी की लाइफ को सिक्योर करना, कि अगर गवर्नमेंट जॉब में कोई लड़का का अगर डेथ वगैरह अनटाइमली हो जाता है तो इसमें एक नियम है कॉम्पैशनेट अपॉइंटमेंट। कॉम्पैशनेट अपॉइंटमेंट में क्या होता है, उसका जो डिपेंडेंट होता है जो कि वाइफ ही होती है मेनली, उसको हम लोग जॉब दे देते हैं गवर्नमेंट में। जो कि आपका कोई बिजनेस में अगर आपको कुछ हो जाता है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आपके कोई हो सकता है जो लड़के का भाई है या पापा किसी और को दे दिया, लेकिन वाइफ को वहाँ एमडी नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पर आपका वाइफ को ही पूरा सब कुछ दिया जाएगा। तो ये सिक्योरिटी होता है बच्चों के लिए कि या तो वाइफ को या तो बच्चों को उनको मिल जाएगा, कम से कम लाइफ टाइम उसका पूरा सिक्योर हो जाता है। ये हर लड़की का फादर चाहता है कि मेरी बेटी पहले सिक्योरिटी प्लस समय, ये बहुत जरूरी होता है। पहला टाइम है प्लस दूसरा है सिक्योरिटी रहता है कि उसकी पूरा फुल लाइफ सिक्योर होगा और घूमेंगे फिरेंगे, ये लोग एंजॉय करेंगे। ये लाइफस्टाइल अलग होता है गवर्नमेंट जॉब वाला का, पैसा ज्यादा नहीं होता है लेकिन बहुत खुशी होता है लाइफ में। अरे नहीं ऐसा नहीं होता है, लेकिन इतना होता है कि आप एंजॉय कर लो। एक बार आप सोचो कि बैंक में कि आपको 2 करोड़ 3 करोड़ सीआर में आपका पैसा रहे, वो कभी संभव नहीं है। लेकिन एक्चुअली वो पैसा ज्यादा यूज भी नहीं करते लोग, ज्यादातर लोग तो जितना हम लोग डेली यूज में करते हैं, जैसे बोलते हैं हम लोग नॉर्मली हम लोग सब लोग एक ही चीज खाते हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले हो या फिर करोड़पति लोग हो, कुछ भी हो, लेकिन समय हमारे पास जो होता है ना सबसे कीमती चीज वो बहुत होता है। इसलिए हर लड़की चाहती है गवर्नमेंट जॉब से शादी हो जाए, मेरा कम से कम टाइम तो मिलेगा मुझे बात करने का, क्योंकि ऐसा नहीं है हम लड़कियों को सिर्फ पैसा वालों से ही प्यार होता है, ये मिथ है, फालतू बात है, फालतू बात है। फिर रिस्पेक्ट गर्ल वो भी लड़कों को रिस्पेक्ट करती है, लड़कियां भी करती हैं, उनको पता होता है। और आजकल तो लड़कियां खुद भी चाहती है कि अर्न करती हैं, तो बहुत हमारे ऑफिस में बहुत लोग हैं या फिर हमारे एरिया में बहुत लोग जिनके हस्बैंड और दोनों गवर्नमेंट जॉब में है या फिर एक प्राइवेट में गवर्नमेंट में। तो ऐसा नहीं है, मनी इज नेवर इम्पोर्टेंट, मनी इस तरह से नहीं है, नेसेसिटी ये बस एक जरूरत होती है, उतना तो सबके पास होता ही है गवर्नमेंट जॉब में जितना हो जाता है। इसलिए मेनली होता है हम लोग जो लेजर टाइम होता है हम लोग एक साथ बिताते हैं हस्बैंड वाइफ, वो बहुत बड़ा बात होता है जो बिजनेस में नहीं होता है। ये सबसे लिक्विडिटी एस्पेक्ट है हम लोग। अच्छा, सो 12 फेल देखा है आपने? हाँ मैंने देखा है। तो वो उस मूवी में जो दिखाया है वो उससे आप कितना रिलेट कर पाते हैं और क्या सच में उसमें रियलिटी दिखाया है? नहीं बिल्कुल रियल दिखा है। एक्चुअली 2009 में जब मैंने MA कंप्लीट किया मई महीना में, तो उसके बाद फिर मैं भी दिल्ली गया था यूपीएससी की तैयारी करने। अच्छा। तो मेरी भी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, पापा मुझे 25,000 दिए थे और मैं इधर उधर से जुगाड़ के 40,000 लेके गया था दिल्ली। तो जब 40,000 लेके दिल्ली गया तो एडमिशन लिया, पहले ही 25,000 मेरा खर्च हो गया। 15,000 में अब थोड़ा महीना में पैसा आता था, उससे हम लोग पढ़ते थे। लेकिन आफ्टर 6-7 मंथ्स फैमिली सपोर्ट नहीं कर पा रही है, मैंने इतना खर्चा वहाँ है, फ्लैट में रहना, खाना पीना, फिर ट्यूशन फी, बुक्स वगैरह का, तो हम लोग भी देखे कि नहीं हो रहा है।
तो फिर हम लोग जैसे 12th में वो कुछ काम करने के लिए खोजता है, तो उस समय हम लोग का लक उतना साथ नहीं दिया, या फिर उस समय हम लोग इतना ज़्यादा मैंने पता नहीं था कि ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग गाइडेंस भी नहीं था। जैसे उसमें आपने देखा होगा गौरी भैया मिल जाते उनको, हम लोग को इस तरह का भैया मिला नहीं, अनफ श्रद्धा मिली, कोई नहीं मिला। तो हम लोग क्या किए, तो घर घर जाके ट्यूशन खोजने लगे। जब पैसा खत्म होने लगा, 2 दिन बाकी, अब कुछ नहीं घर में खाने को, तो हम लोग घर घर जाके, जैसे मैं बोला कि सर मुझे ट्यूशन पढ़ाना, आपके बच्चे को दीजिए। तो उनका कहना था कि देखो बेटा, तुम्हारे जैसे यहाँ बहुत लोग मुझसे ट्यूशन के लिए आते हैं हम लोग के बच्चों को पढ़ाने, लेकिन पढ़ाने वाले 5000 है, पढ़ने वाले 500 ही है बच्चे इस एरिया में, तो आपको मैं कैसे रखूँ, ऑलरेडी आपसे कम पैसा में पढ़ाने वाला। बोले सर जो दीजिए, लेकिन बोले नहीं मेरे पास है, मैं कैसे पढ़ाऊँ। तो फिर 2 दिन तक हम लोग वहाँ थे, तो मेरे भाई लोग चले गए वहाँ से, सब लोग चले, मैं अकेला रह गया। तो अकेला रहने के बाद अब खाने के लिए कुछ नहीं था घर में, तो देखा बैगन था और पानी, प्योरिट में पानी हम लोग पीते थे, तो कच्चा बैगन काट के पानी के साथ पिया 2 दिन तक, और काम खोजते रहा, लेकिन कहीं काम नहीं मिला, ना आटा चक्की वाला कोई काम दिया, ना कोई काम दिया, तो बहुत तकलीफ लगा। तो फिर मेरे पास, मुझे लगा कि अब कुछ पॉसिबल नहीं था। उस समय मैं किसी से पैसा भी नहीं मांग सकता था, उस समय इतना फोन्स कॉल्स वगैरह इस तरह भी कीमती था, एक फोन कॉल करने 2 रुपये लग जाता था, वो पैसा भी नहीं था। मैं कॉल करके किसी को बोलूँ कि पैसा नहीं है मेरे पास, कुछ करो। तो फिर 2 दिन तक कच्चा बैगन पानी खाने के बाद तो अब मेरा दम तोड़ दिया कि अब नहीं रुक सकता, क्योंकि इसके बाद भी फीस भरना है मुझे, तो फीस नहीं भरेंगे तो पढ़ाएंगे नहीं। ऑनलाइन सिस्टम उस समय था नहीं, मोबाइल्स मेरे पास मैंने जो था वो बटन वाला था, तो हम कह रहे तो क्या है। तो 9 बैग मैंने ऐसे हाथ में लेके, और वहाँ से मैंने एक दोस्त को साथ लिया, बोला कि चल मेट्रो से मुझे तुम दिल्ली स्टेशन तक, पहाड़गंज नाम था, तो वहाँ तक छोड़ दिया। वहाँ से लेके मैं ट्रेन में 9 बैग बिना टिकट का कलकत्ता उतरा। कलकत्ता उतर के जब आए तो सब लोग सोचे कि अब फेल हो गया, अब लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ लोग का ताना भी सुनने पड़ा। तो मैंने मुझे मौसी ने पाला था मेरी, तो मैंने उनको चैलेंज बोला था, तुम रो मत, 6 महीना 6 मंथ में हम जॉब लेके दिखाएंगे। और 6 मंथ के पहले मैंने पहला जॉब पाया, फिर एक एक करके 30 जॉब में पाया अपने लाइफ में। तो इसलिए अब खराब नहीं लगता, लेकिन अफसोस रहता है कि 12th जब देखा तो शायद उस समय अगर ये फिल्म देखा होता तो मैं वहां रुक जाता और 2-3 दिन बैगन खा लेता, कर लेता, लेकिन कुछ ना कुछ काम ढूंढ लेता। तो हर वक्त क्या होता था, आपका लक क्लिक नहीं करता, आपके दिमाग में आइडियाज नहीं आते कि कुछ करना है, और कोई लोग आपको मिल जाए ना कभी सपोर्ट में, वो आपका किस्मत होता है। जैसे उसमें आपने देखा 2 लोग उसको हेल्प किया, लेकिन उस समय मुझे कोई हेल्प नहीं किया, ना फैमिली से मेरे पास उतने कैपेबल थे कि आपको हेल्प कर पाते, और ना उस समय इतना हम लोग के ऊपर कोई को भरोसा था कि मैं इसको हेल्प करूं तो ये बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं था। आज मुझे लगता है कि वो फिल्म देखने के बाद कि मुझे 2 नहीं इस तरह से दिल्ली में कोई मिल गया होता तो हो सकता है मैं भी वहाँ रुक के आज यूपीएससी कर लिया था। तो कोई बात नहीं। मैं जब कलकत्ता आया तो मैंने बहुत लोगों को जॉब दिया। आज मैं कलकत्ता में हूँ, लोग बोलते हैं कि अच्छा हुआ यूपीएससी नहीं हुआ, यूपीएससी ही टारगेट नहीं है। जैसे उसमें मैंने एक डायलॉग सुना था, वो बोला कि तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट है इंटरव्यू में, तो तुम यूपीएससी में अगर क्रैक नहीं है क्या करो? बोले सर टारगेट मेरा यूपीएससी नहीं है, फिर गाँव जाएंगे, फिर पढ़ाएंगे बच्चों को, फिर यूपीएससी तैयार करेंगे। तो मैं वही किया। मैं खुद नहीं बन पाया, लेकिन बहुत लोगों को बहुत मंजिल तक पहुंचाया। बहुत लोग को जो जैसे मैंने देखा कि कोई अगर गाड़ी में काम कर रहा है खलासी का, मैंने उससे बुलाया, आज वो सब इंस्पेक्टर है, मैंने उसको पढ़ाया विदाउट एनी मनी, टेकिंग मनी, मैं उसको पढ़ाया, आज वो सब इंस्पेक्टर है सीआईएसएफ में। किसी और को मैंने पढ़ाया, वो आज कुछ है, कोई पोस्ट, हर पोस्ट पे मैंने लोगों को तैयार करके भेजा। और अभी तो हमारा ये अकेडमी बहुत बड़ा हो गया। अभी हम लोग वेस्ट बंगाल लेवल में हमारे पास 35-40 स्टूडेंट बाहर से भी आ गए इस साल। तो हम लोग अभी टारगेट में कि अभी एकोमोडेशन नहीं दे पा रहे हैं। ऑलरेडी पाइपलाइन में 80-90 लोग खड़े हैं, लेकिन हमारे पास एकोमोडेशन नहीं है उनको स्टे कराने के लिए। तो हम लोग बोले ठीक है अगले साल आओ, अगले साल आओ, लेकिन वो लोग आ जाते, बिना बोले ही आ जाते और हमारे घर के नीचे खड़े रहते हैं बैग्स वगैरह लेके। हमको अपना वो दिन याद आता जब 9 बैग लेके मैं खड़ा था स्टेशन पे। तो मैं उनको रोकता नहीं, मैं बोलता आ जाओ ऊपर, कहीं भी सुला देंगे, कहीं भी रख देंगे। तो आज हम लोग, मैं मेरी वाइफ बहुत तकलीफ से किसी भी तरह से ये बिजनेस को किसी भी तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में चलाने के लिए, क्योंकि प्रोप्राइटर जो है मेरी वाइफ है इस बिजनेस की। अच्छा। हम गवर्नमेंट जॉब करते हम कुछ भी नहीं कर सकते अपने नाम पे, लाइसेंस वगैरह सब मेरी वाइफ की है। तो वो बहुत सपोर्ट करती है, मुझे बहुत हेल्प करती है हर चीज में। जैसे कभी कभी होता है कि आप हर काम अकेले नहीं कर सकते। कहीं घर में कुछ डिसीजन होता है, वो होता है, वो सारा खुद संभालती है। मुझे प्रोफेशनली पूरा फ्रीडम दे रखा है कि आपको जो करना आप करो, ठीक है। तो इतना सपोर्टिव होना जरूरी होता है, अगर ये नहीं होता तो मैं कुछ नहीं होता।
फैमिली भी सपोर्टिव है, बहनें सपोर्टिव है, प्लस पापा सपोर्ट करते हैं। नहीं तो बिजनेस इतना, या फिर इस तरह से जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो बिजनेस चलाते हैं, कभी कभी हम लोग को घर से पैसा लग जाता है। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट पेमेंट करेंगे तभी मेरे पास पढ़ सकते हैं। हाँ। अगर कोई गरीब है, जेन्युइनली गरीब है, इनका प्रॉब्लम है, मेरे पापा, मेरी वाइफ, मैं या मेरे भाई बहन जो भी है, मेरे डिसीजन में साथ देते कि नहीं, उनके बिना पैसा क्या पढ़ाएंगे। घर से भी कुछ पैसा लगता है तो हम लोग लगाते हैं उनको, रहने, खाने, पढ़ने, सब कुछ हम लोग इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। अगर गरीब बच्चा हमारे पास आता है, उनसे हम लोग कोई पैसा का डिमांड नहीं करते। हम लोग ठीक है तुम पढ़ो, और ऐसा भी नहीं कि नौकरी के बाद हम उनको बोलते हैं कि आप कुछ पे करो। कोई डोनेशन नहीं। हमारे पास एक नियम है कि अगर आपको गिफ्ट देना है तो 5 रुपीज से ज्यादा का गिफ्ट नहीं लेते हम। ओनली 5 रुपीज। उस पहले तो 3 रुपये लेते थे, तो स्टूडेंट का कंप्लेन है कि सर 3 रुपये कुछ मिलता नहीं है। मतलब पेन तो मिलता है, मतलब पेन सर 3 रुपये का पेन तो हमको देने में शर्म लगे। तो हम बोले ठीक है, हम बहुत कोशिश करेंगे। हम सोचे रात भर, तो हमको 5 रुपीज अब तुम बढ़ा दिया, 5 रुपीज के अंदर गिफ्ट देना है। तो इसलिए बहुत लोग बोलते हैं कि सर अब नौकरी लग गया, आप कुछ नहीं लिए थे पढ़ाई जब पढ़ाते थे, अब तो कुछ लीजिए। बोले नहीं ठीक है, याद रखना बस कोई मिल जाए तो उसको मदद कर देना, तुम भी पढ़ा देना उसको कुछ। उसका नौकरी लग गया, आई थिंक वो आपके लिए बहुत, वो एक अलग अचीवमेंट है। नहीं, एक्चुअली मैंने इसको कभी अचीवमेंट के लिए सोचा ही नहीं है। अच्छा। कभी मैंने उससे कुछ आशा लगाया नहीं कि मुझे मेरा नाम ले, मेरा बारे में बताए। मैं कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि वो मुझे इस तरह से एडोर करे या फिर मैंने भगवान की तरह दर्जा दे। नहीं, आपको जो फील गुड फैक्टर है कि हाँ वो एक्चुअली जब जॉब लग जाता है ना, मैं उसी रात सिर्फ थोड़ा सा खुशी से रोता हूँ या हंसता हूँ। अच्छा। लेकिन उसके बाद मैं उसके बारे में सोचता भी नहीं हूँ, वो मेरा खत्म। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट मिल जाता है, फिर मुझे इसे करना होता है। अगर आप अपने अचीवमेंट को लेके ज्यादा है मैंने हैंगओवर रखेंगे ना, तो आपके अंदर घमंड आ जाएगा, आपके अंदर एरोगेंस आ जाएगा कि आप भगवान हो, आप कुछ भी बना सकते हो, किसी को भी बना सकते हो। हाँ। इसलिए कभी भी मैं जब एग्जाम देके भी आता था, मुझे पता मैं पास कर जाऊंगा, उस एग्जाम के बारे में कभी सोचता नहीं था। नहीं तो नेक्स्ट एग्जाम के बारे में सोचता था। 28 तारीख को मैंने एग्जाम दिया, अब उस एग्जाम ओवर, अब वो मुझे पता मैं पास कर जाऊंगा। 29 तारीख से मैं दूसरा किसी के बारे में सोचना शुरू करता था कि अब मेरा कौन टारगेट है। तो मैं कभी नहीं सोचा कि मेरे पास 50 लोगों को नौकरी हो गया, मैं कोई लिस्ट बनाया, कोई मैंने उसके टेस्टिमोनियल लिखवाया, कुछ भी नहीं, कोई रिव्यूज नहीं। तभी भी मेरा गूगल में व्हाइट ग्लोव एकेडमी में देखिएगा जाके आप, 550 रिव्यूज है, और अभी भी सभी ने 5 स्टार दिया है, और सभी ने बहुत कुछ लिखा है, कृष्णा सर गॉड है, भगवान है ये। पर मैं कभी रिव्यूज भी पढ़ता नहीं, मुझे लोग पढ़ के सुनाते कि भैया आपके बारे में ये लिखा है। तो अगर आप ज्यादा अपना अप्रिशिएशन सुनेंगे तो आपको क्या होगा ना, आपके अंदर एरोगेंस डेवलप होगा। आप अपने अचीवमेंट के बारे में कम बात करेंगे, आप बहुत खुश रहेंगे, आप बहुत आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट टारगेट पे ध्यान देंगे। जैसे अचीवमेंट से आप ज्यादा मैंने आपका माथा में हैंग कर जाए ना, तो फिर आप देखेंगे आपका सारा सिस्टम फेल कर जा रहा है। एरोगेंस इज वेरी बैड थिंग। इसीलिए हम लोग कुछ नहीं सोचते, हम लोग एक ही बोलते हैं जो करना है मैंने कर दिया, काम खत्म, आज के बाद तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। जैसे बस में देखा ना, बस में कंडक्टर होते हैं, आपको उठाएंगे फिर डेस्टिनेशन पे छोड़ेंगे, फिर आपका नाम भी नहीं पता होता उनको। हाँ। फिर आप उतार बोले, जैसे आप बोले सियालदा उतार देना, मुझे सियालदा उतार देगा, फिर आप कौन हो, ईशा हो, आप कृष्णा हो, कोई मतलब नहीं होता उनका। तो वैसे सर हम लोग बस के कंडक्टर है, हमारे पास सफर करते, मंजिल पे उतरे, मेरा काम खत्म। वाओ, सो यस, काफी कुछ पता चला। हम लोग ऑलमोस्ट एंड में आ गए इस वीडियो के। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन पता चला, उसके बाद काफ़ी आपके एक्सपीरियंस के बारे में जानने को मिला। बहुत सारा मिथ है, जो कॉन्सेप्ट था वो दिमाग से क्लियर हुआ। आई होप 5-10 साल पहले पता होता तो आई वुड आल्सो हैव डन समथिंग, बट आई थिंक वी ऑल आर डेस्टिन्ड टू डू समथिंग। तो जैसे वो कर रहे हैं वैसे मैं भी कुछ मैं भी कर रही हूँ। सो होप एक ऐसा चीज़ कर रही हूँ कि जो जिन लोगों को स्टूडेंट्स को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल्स चाहिए, वो आई थिंक मेरे थ्रू आपको मिल गया। इनफैक्ट यू कैन कम ओवर टू हिम, और मैं डिटेल्स और नंबर, आई थिंक एवरीथिंग आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच ऑफ टाइम, इंफॉर्मेशन, और बहुत अच्छा लगा इंटरैक्ट करके, इतना कुछ जानने के बारे में मिला सब कुछ। छोटा सा मैसेज फॉर द व्यूअर्स। मैसेज यही रहेगा, आप लोग जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए आप लोग कुछ एम्बिशन बनाए हैं, आप लोग इरेस्पेक्टिव ऑफ अपना प्रॉब्लम्स, अपना जो भी सर्कमस्टांसेस, उन सबको छोड़कर आप तैयारी में लगे रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, आपको जॉब जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बॉर्न ग्रेट होता है, कोई बॉर्न इंटेलिजेंट होता है। वी हैव टू अचीव ग्रेटनेस, वी हैव टू अचीव इंटेलिजेंसी। और हम लोग को सभी को इतना पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए मीडियोकर स्टूडेंट्स इज इनफ। ऐसा नहीं कि कुछ मैंने इंटेलिजेंट
टाइप पे स्टूडेंट चाहिए, तो आप लोग तैयारी कीजिए। कोई प्रॉब्लम होगा आप लोग हम लोग से जुड़िए, कोई भी प्रॉब्लम है हम लोग का वाइट ग्लोव एकेडमी, कोलकाता फिजिकल एकेडमी में, हम लोग के अलावा भी अगर कोई एकेडमी में आपको अच्छा लगता है, लेकिन उनके साथ जुड़िए। आप लोग इस लाइन को मत छोड़िए। प्रॉब्लम्स के कारण बहुत लोग क्या करते हैं, कुछ दिन तैयारी करते छोड़ देते हैं, पर आप लगे रहिए। हो सकता है 2-3 एग्जाम में फेल हो जाए, लेकिन आप छोड़िए मत। फ्रस्ट्रेशन जो होता है, फेलियर्स आर द पीरियड ऑफ सक्सेस बोला ही गया है, इसलिए हम बोलेंगे फेलियर्स के साथ साथ आप लोग धीरे धीरे अगर आप तैयारी करते रहेंगे, जरूर एक दिन सक्सेस अचीव करेंगे। इतना ही कहेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। आप लोग सब लोग तैयारी करिए, और कुछ भी प्रॉब्लम होता है, नेवर फील हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट अस, वी आर हियर टू हेल्प यू ओनली। So this was all about a very bombastic informative video. I hope you all like the video. तो अगर आप लोगों को ये content पसंद आए तो please do like, subscribe and share Unrehearsed, and do let me know in the comment section कि what are the other topics which you want me to cover. So thank you so much. Keep watching.